I never believed in fate until I met you. We are bound together. Forever. Nothing can break this clause between us. गाड़ी की आवाज सुनकर सभी लोगों की नजरें उस ओर उठ गई। तभी उस गाड़ी का दरवाजा खुला और उससे एक हैंडमेड कस्टम सूट पहने एक बेहद हैंडसम आदमी बाहर निकला, जिसे देखकर रागिनी की आंखें बड़ी हो गई क्योंकि वह उस आदमी से पहले भी मिल चुकी थी। वहीं मिस्टर ओबराय और राहुल की आंखों में हैरानी के साथ साथ आश्चर्य के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। भले ही रागिनी उन्हें ना पहचान पाई हो, पर मिस्टर ओबराय जो कि इतने बड़े बिजनेसमैन थे, वह उस आदमी को देखते ही पहचान गए थे। कुछ देर तक किसी ने रिएक्ट नहीं किया। वहीं मिस्टर मित्तल और मिसेज मित्तल भी उसे देखकर काफी सरप्राइज लग रहे थे। हालांकि वह उसे नहीं जानते थे, पर उसकी प्रेजेंस इतनी लिड थी कि कोई चाहकर भी उसे इग्नोर नहीं कर सकता। वहीं राहुल की नजरें लगातार उस आदमी पर थी जिसे वह पहचानने की कोशिश कर रहा था। तभी मिस्टर ओबराय ने रिएक्ट करते हुए कहा, मिस्टर कपूर, हेलो मिस्टर कपूर। मिस्टर ओबराय की बात सुनकर सभी की आंखें एकदम बड़ी हो गई और आंखों में हैरानी लिए वह लोग कबीर को देखने लगे, पर कबीर ने उन सबको इग्नोर करते हुए अपने कदम आशी की ओर बढ़ा दिए। पर कबीर के इस कदम से सबको और ज्यादा शौक लगा। कबीर, सॉरी, मुझे थोड़ी देर हो गई, आशी ने मुस्कुराते हुए कहा। कोई बात नहीं। फिर उसने एक नज़र उसे घेरे हुए लोगों को देखते हुए कहा, क्या तुम इन्हें जानती हो? आशी ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ। फिर मिस्टर और मिसेज मित्तल की ओर देखते हुए, यह मेरे माँ पापा है और ये रागिनी है मेरी सौतेली बहन, और यह मिस्टर राहुल है, रागिनी के फियांसे, और ये राहुल के पेरेंट्स। आशी की बात सुनकर कबीर ने उन्हें ग्रीट किया, फिर राहुल की ओर देखते हुए कहा, हेलो, नाइस टू मीट यू। तभी वह आगे कुछ बात करते उसके पहले कबीर का फोन रिंग होने लगा और वह बोला, मुझे कुछ काम है। फिर आशी से कहा, चले। आशी ने हाँ कहा तो कबीर ने बड़े ही प्यार से उसका हाथ पकड़ा और वहां से उसे लेकर उसके लिए कार का डोर ओपन किया, उसे बैठाया, फिर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा और वहां से निकल गया। वहां खड़े लोग बस हैरानी से ये सब होते देखते रह गए। मिस्टर ओबराय, आशी मिस्टर कपूर को कैसे जानती है? मिस्टर मित्तल जो खुद ही इस बात से काफी शाक खड़े थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। पर रागिनी जो शायद कबीर को नहीं पहचान पाई थी, जो उसे बस एक नॉर्मल बिजनेसमैन समझ रही थी और आशी को देखकर बहुत गुस्से में थी, उसने बिना कुछ सोचे समझे कहा, वह आशी का बॉयफ्रेंड है। मैं एक ऑडिशन के दौरान उन दोनों से मिली थी, तब उस आदमी ने आशी को अपनी गर्लफ्रेंड बताया था। ये सब बोलते हुए उसके चेहरे पर बहुत गुस्सा था कि कैसे कबीर ने उसे इग्नोर किया था और उसकी इंसल्ट भी की थी। पर वहीं रागिनी की बात सुनकर बाकी सबके होश उड़े हुए थे। यहाँ तक कि राहुल को भी अपने दिल में एक चुभन का एहसास हो रहा था। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि आशी उसे भूलकर आगे बढ़ गई है। वहीं मोना जी ने सब कुछ अपने हाथों से फिसलते हुए देखा तो उन्होंने सिचुएशन को संभालते हुए कहा, अब हमें भी अंदर चलना चाहिए। वैसे भी आशी की वजह से काफी समय बर्बाद हो गया है। मोना जी की बात सुनकर मिसेज ओबराय ने कटाक्ष करते हुए कहा, पर आशी तो यहाँ सच में किसी और के साथ ही आई थी, उसने कहा भी था, पर आपने उसे कितना कुछ सुना दिया जबकि वह झूठ नहीं बोल रही थी। उनकी बात सुनकर मोना जी के चेहरे का रंग उड़ गया और मिस्टर मित्तल ने उन्हें घूर कर देखा तो वह चुप हो गई। फिर वह लोग अपने स्पाइल हो चुके लंच के लिए अंदर चले गए। इस बात से रागिनी बहुत नाराज थी क्योंकि उसने आज के इस लंच के लिए बहुत एफर्ट डाले थे ताकि उसकी और राहुल की शादी की डेट फाइनल हो सके, पर आशी के एक छोटी सी अपीयरेंस ने उसके सारे प्लान पर पानी फेर दिया था। वहीं दूसरी ओर कार में आशी किसी सोच में डूबी थी जिसे कबीर भी महसूस कर रहा था। उसे लगा शायद आशी राहुल और रागिनी की वजह से परेशान है। ये देखकर कबीर को अच्छा नहीं लगा और उसकी आंखों में हल्की सी जलन साफ दिखाई दे रही थी। पर उसने खुद पर कंट्रोल करते हुए आशी से कहा, क्या तुम आज भी उससे प्यार करती हो? कबीर की बात सुनकर आशी अपनी सोच से बाहर आई और हैरानी से कबीर को देखने लगी। जब उसने कबीर की बात के बारे में सोचा तो उसने उसके चेहरे पर एक चिढ़ और जलन का भाव देखा तो वह खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाई। कबीर ने जब आशी को मुस्कुराते हुए देखा तो उसकी आंखों में नाराजगी दिखाई दी, जिसे देखते हुए आशी ने कहा, क्या आपको जलन हो रही है?
आशी की बात सुनकर कबीर की आंखें बड़ी हो गई और वह हैरानी से उसे देखने लगा, पर आशी के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट देखते हुए उसे अपना थोड़ी देर पहले का बिहेवियर याद आ गया और ना चाहते हुए भी उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। फिर दोनों एक दूसरे को देखकर खिलखिलाकर हंसने लगे। मित्तल हाउस में मिस्टर मित्तल और मोना जी परेशान होकर हाल में सोफे पर बैठे किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। वहीं रागिनी गुस्से में चहलकदमी करते हुए आशी को कोस रही थी। रागिनी, आशी, आशी, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। आज उसकी वजह से पहली बार राहुल की माम ने मुझे इग्नोर किया और वह जानबूझकर सगाई की डेट पोस्टपोन करना चाहती थी। मोना जी, रागिनी सच कह रही है। वह तो मिस्टर ओबराय ने बात संभाल ली और राहुल ने भी अपनी मां को मना लिया। आखिर वह हमारी रागिनी को इतना पसंद जो करता है। पर मिस्टर मित्तल वह तो जैसे वहां मौजूद ही नहीं थे, वह किसी और ही सोच में गुम थे। उन्हें उन दोनों की कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी। मोना जी चिढ़ते हुए बोली, आप कहाँ खोए हुए हैं? अब तो आपको खुश होना चाहिए कि रागिनी और राहुल की सगाई की डेट फाइनल हो गई है। मिस्टर मित्तल, कुछ नहीं, मैं बस ये सोच रहा था कि आशी मिस्टर कपूर को कैसे जानती है और हम कैसे इसका फायदा उठा सकते हैं। फिर उन्होंने मोना जी से कहा, कुछ भी करके आशी को सगाई में बुला लो और उसके साथ अच्छा व्यवहार करना ताकि वह मिस्टर कपूर को हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए मना सकें। अपने पापा की बात सुनकर रागिनी ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली और वहां से चली गई। मोना जी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। मैं उसे कभी नहीं बुलाऊंगी और मैं नहीं चाहती कि वह सगाई में आकर मेरी बेटी की लाइमलाइट छीन ले। उनकी बात सुनकर मिस्टर मित्तल ने उन्हें समझाते हुए कहा, मैं उसे हमेशा के लिए बुलाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर आशी कबीर कपूर के साथ है तो हमें इससे बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। और वैसे भी कपूर परिवार कभी भी आशी जैसी लड़की को अपनी बहू नहीं बनाएंगे। वह बस उसके साथ टाइम पास कर रहा है, इसलिए जितना हो सके हमें इस बात का फायदा उठा लेना चाहिए। मिस्टर मित्तल की बात सुनकर मोना जी ने भी कुछ सोचते हुए कहा, आप ठीक कह रहे हो। फिर वह दोनों एक दूसरे को देखकर शातिराना अंदाज में मुस्कुराने लगे। वहीं रागिनी अपने कमरे में गुस्से में अपना सामान इधर उधर फेंक रही थी। उसने खुद से ही कहा, मुझे जल्द से जल्द राहुल से शादी करनी होगी, क्योंकि आज जिस तरह से राहुल आशी को देख रहा था वह कुछ अलग था। अगर मैंने जल्दी नहीं की तो कहीं राहुल के दिल में फिर से आशी के लिए जज्बात ना उमड़ने लगे, पुराना प्यार फिर से पनपने लगे। उसके पहले मुझे कुछ करना होगा और मुझे पता करना होगा कि आशी इतने पावरफुल आदमी कैसे जानती है। यहाँ कोई और होता तो मैं उसे आसानी से मैनिपुलेट कर सकती थी, पर कबीर कपूर जैसे इंसान को मैनिपुलेट करना तो दूर में उसके आसपास भी नहीं पहुँच सकती। ये सोचते हुए उसकी आंखों में जलन, चिढ़ और आशी के लिए बेपनाह नफरत दिखाई दे रही थी। वहीं दूसरी ओर कबीर और आशी कपूर मैंशन में पहुंचे तो सभी ने उन दोनों को घेर लिया और उनकी डेट के बारे में पूछने लगे। कबीर अपने परिवार वालों की एक्साइटमेंट देखकर दंग रह गया। फिर बेचारगी से आशी को देखा जो उन सब के बीच फंसी थी, पर वह कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए उसने अपना सिर हिलाया और वहां से अपने कमरे में चला गया और आशी उन सबके सवालों का जवाब देने लगी। थोड़ी देर बाद जब वह कमरे में आई तो उसने नाराजगी से कबीर को देखा। कबीर, क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? आशी ने कहा, आपने मुझे अकेले नीचे छोड़ दिया। आपको पता है मैं कितना एम्बेरस फील कर रही थी। उसकी बात सुनकर कबीर मुस्करा दिया और कहा, तुम तो जानती हो मुझे ये सब पसंद नहीं है। और कबीर की बात सुनकर आशी ने बड़बड़ाते हुए कहा, हाँ, जैसे मैं तो रोज डेट पर जाती हूँ। अगर आप वहाँ होते तो सब आपके सडू और एरोगेंट लुक से ही डर जाते और आपका एक लुक ही काफ़ी है उन्हें चुप कराने के लिए। आशी की बात पर कबीर ने अपनी भौहें उठाते हुए कहा, मैं सडू और एरोगेंट हूँ और सब मुझसे डरते। कबीर की बात सुनकर आशी की आंखें डर से बड़ी हो गई और वह हकलाते हुए बोली, नहीं, ऐसा नहीं है, कोई नहीं डरता है। एस्टरिस्क। कबीर, ओह, तुम नहीं डरती हो मुझसे? कहते हुए वह अपने कदम आशी की ओर बढ़ाने लगा। जब आशी ने ये देखा तो वह घबराकर पीछे की ओर जाने लगी और दीवार से टकरा गई।
आशी ने जब नजरें उठाकर कबीर को देखा तो उसे उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था जिससे ये पता चले कि वह क्या सोच रहा है। कबीर अपना चेहरा आशी के करीब बढ़ाने लगा। ये देखकर आशी ने घबराकर अपनी आंखें भींच ली और उसका चेहरा डर और पसीने से भीग गया। जब कबीर ने आशी को ऐसे देखा तो वह खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं सका। इस वक्त आशी, वह किसी ऐसे बच्चे की तरह लग रही थी जिसकी चोरी पकड़ी गई हो। बंद आंखें, घबराया चेहरा, माथे पर झिलमिलाती पसीने की बूंदें के साथ भी वह उतनी ही खूबसूरत और मासूम लग रही थी। कबीर आगे बढ़ा, उसने धीरे से उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और बड़े ही प्यार से उसके माथे पर किस कर लिया। कबीर के इस कदम से आशी की घबराहट धीरे धीरे कम हो गई और उसके चेहरे पर भी एक मुस्कान खिल। फिर कबीर ने उसे अपने गले लगा लिया और आशी ने भी उसकी कमर पर अपने हाथों का घेरा डाल दिया। समय तेजी से बीत रहा था। आशी की फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी थी और उसके रिलीज होने का इंतजार कर रही थी। हालांकि इस मूवी में उसका रोल सेकंड फीमेल लीड का था, पर अगर सब कुछ ठीक रहा तो वह इससे काफ़ी पॉपुलर हो सकती है, क्योंकि उसका कैरेक्टर ग्रे शेड लिए हुआ था और काफ़ी इम्पैक्टफुल भी था। मिशा, जो कि आशी को इतने महीनों से अकम्मी कर रही थी, वो ये बात अच्छी तरह जानती थी कि आशी की एक्टिंग वाकई में बहुत बेहतरीन है और इस मूवी के रिलीज होने के बाद सभी आशी को पहचानने लगेंगे और शायद वह रातों रात स्टार बन जाएगी। आशी मिशा के साथ आज अपनी लास्ट डे की शूटिंग करके लौट रही थी, तभी मिशा रुक गई और उसने आशी से कहा, मिशा, आशी, कुछ दिनों के लिए तुम रेस्ट करो, जब प्रमोशनल इवेंट का टाइम आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। आशी ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया और वह अपनी गाड़ी में बैठने जा ही रही थी कि तभी एक कार उनके सामने आकर रुकी। आशी ने जब देखा कि कबीर उसे लेने आया है तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखाई देने लगी। कबीर कार से बाहर आया और उसने आशी से कहा, चले। तभी आशी ने एक नज़र मिशा को देखते हुए कहा, मिशा, तुम मेरी कार ले जाओ, वैसे भी कुछ दिनों के लिए मुझे कहीं नहीं जाना है और जब इवेंट होगा मुझे पिक कर लेना। मिशा पहले तो हिचकिचाई, फिर आशी के फोर्स करने पर उसकी बात मान ली। उसने कबीर को ग्रीट किया और कार लेकर वहां से चली गई। उसके जाने के बाद कबीर ने आशी के लिए डोर ओपन किया और फिर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। कबीर, शूटिंग कंप्लीट हो गई। आशी, हाँ, अब कुछ टाइम के लिए मैं फ्री हूँ, शूटिंग करना बहुत हेक्टिक होता है। कबीर ने मन ही मन सोचा, आशी वाकई में बहुत अलग है। वह अपने मेहनत के बल पर कुछ करना चाहती है, वह खुद को प्रूव करना चाहती है। उसकी यही बात उसे उन लड़कियों से अलग बनाती है जो मेहनत करने से बेहतर किसी अमीर आदमी से शादी करना प्रेफर करती है। बिना किसी मेहनत के वह सब कुछ हासिल करना चाहती है जो आशी जैसी लड़की अपनी जी जान से मेहनत करके भी शायद ना हासिल कर पाए। अगर आशी चाहती तो वह मेरे नाम का फ़ायदा उठाकर रातों रात इस इंडस्ट्री की क्वीन बन सकती थी, पर उसने ऐसा ना करके अपनी काबिलियत के दम पर जीरो से शुरू किया। यहाँ तक कि उसने आवेश की कंपनी भी छोड़ दी ताकि जब किसी को उसकी आइडेंटिटी के बारे में पता चले तो कोई उसे क्रिटिसाइज न कर सके कि उसे सब कुछ खैरात में मिल गया। तभी कबीर अपनी सोच से बाहर आया और उसने कहा, तुम कब तक फ्री हो? आशी ने कुछ सोचते हुए कहा, करीब 1 हफ्ते तक। फिर कबीर ने कहा, ओके, और कार ड्राइव करने लगा। थोड़ी देर बाद कबीर ने जब अपनी गाड़ी रोकी और आशी की ओर देखा तो वह सो चुकी थी। कबीर उसकी बेफिक्री देखकर हैरान रह गया, फिर उसने एक गहरी सांस ली। तभी किसी बच्चे के चिल्लाने की आवाज़ से आशी की आंखें खुल गई। आशी ने हड़बड़ाते हुए कहा, हम घर पहुंच गए क्या? कहते हुए वह अपने चारों ओर देखने लगी और अपने सामने का नज़ारा देखते हुए उसके चेहरे पर हैरानी के साथ साथ सरप्राइज एक्सप्रेशन दिखाई देने लगे। कबीर ने जब आशी के ऐसे एक्सप्रेशन देखे तो उसके चेहरे पर भी एक सुकून फैल गया। कबीर ने कार से उतरकर दूसरी ओर आकर आशी को बाहर आने के लिए डोर ओपन किया, फिर आशी के साथ आगे बढ़ गया। आशी तो खुशी और हैरानी के मिले जुले भाव लिए कबीर के साथ सामने देखते हुए बोली, इट्स ब्यूटीफुल। दरअसल कबीर आशी को जुहू बीच पर लेकर आया था और सामने समुद्र की लहरों को देखते हुए आशी बहुत ही रिलैक्स और हैप्पी महसूस कर रही थी। उसके चेहरे पर एक सुकून दिखाई दे रहा था जो कबीर के दिल को एक अलग ही एहसास से रूबरू करा रहा था।
आशी बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि यह उसका फेवरेट प्लेस था। वह रीत के साथ अक्सर यहाँ आया करती थी और दोनों यहाँ घंटों बैठकर बातें करते रहते थे। कबीर, कैसा लगा? आशी, बहुत बहुत अच्छा, कहते हुए उसने कबीर की ओर देखा जो उसे ही देख रहा था। आशी ने जब कबीर को खुद को देखते हुए पाया तो वह थोड़ा सा झेप गई, क्योंकि वह बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी, इसलिए वह भूल ही गई थी कि वह कहाँ है और किसके साथ है। आशी मन ही मन बोली, ओह गॉड, मैं कैसे बच्चों की तरह बिहेव कर रही थी, पता नहीं कबीर और बाकी सब क्या सोच। तभी अचानक आशी की आंखें हैरानी और आश्चर्य से बड़ी हो गई और उसने अपने चारों ओर देखा तो उसे महसूस हुआ कि वहां पर उन दोनों के अलावा कोई नहीं था और जिस जगह वह दोनों थे उस एरिया को कबीर के बॉडी गार्ड्स ने कवर कर रखा था। आशी ने हैरानी से कबीर से पूछा, ये क्या है? यहाँ कोई और क्यों नहीं है? क्या आपने इस एरिया को खाली कराया? आशी की हैरानी समझते हुए कबीर ने कहा, हाँ मैंने करवाया है, क्योंकि मेरा ऐसा पब्लिक में घूमना फिरना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मेरे गार्ड्स ने केवल इतने एरिया को खाली कराया है जहां हम हैं। इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। कबीर की बात सुनकर आशी ने एक गहरी सांस ली। वह समझ सकती थी कि कबीर के लिए ये सब बहुत मुश्किल होता होगा। बहुत अमीर और पॉपुलर होना भी अपने आप में एक परेशानी ही है। फिर उसने कबीर को देखकर अपना सिर हिलाया और फिर वह दोनों वहां बैठ गए। कुछ देर तक वह दोनों वहीं बैठे रहे और उन दोनों ने कोई बात नहीं की, बस खामोशी से वह दोनों बीच के किनारे पर बैठे हुए समुद्र की लहरों को आते जाते देखते रहे। आशी ने अपना सिर कबीर के कंधे पर रखा हुआ था और उनके बीच एक गहरी खामोशी फैली हुई थी, बस लहरों का शोर ही सुनाई दे रहा। तभी कबीर ने कहा, क्या तुम्हें समुद्र पसंद है? आशी, हाँ बहुत ज्यादा, पता है मैं हमेशा से गोवा जाना चाहती थी पर कभी मौका ही नहीं मिला। जब मैंने फिल्म इंडस्ट्री में आने का सोचा तो मैं बहुत खुश थी क्योंकि इस वजह से मैं शायद पूरी दुनिया घूम सकूंगी। आशी की बात सुनकर कबीर को महसूस हुआ कि आशी कभी भी इस शहर से बाहर नहीं गई और शायद उसने कभी इस शहर को भी एक्सप्लोर नहीं किया था। तभी कबीर ने कहा, क्या तुम मेरे साथ कहीं बाहर चलोगी? कबीर की बात पर आशी ने नासमझी से उसे देखा, जैसे उसकी बात समझने की कोशिश कर रही हो। आशी, बाहर कहाँ? कबीर, अभी सोचा नहीं। तुम्हारी कोई फेवरेट प्लेस है जहाँ तुम जाना चाहती हो, इंडिया में या इंडिया से बाहर? कबीर की बात सुनकर आशी को बहुत हैरानी हुई। फिर उसने शांति से कहा, मुझे इस बारे में ज्यादा नहीं पता और ना ही कोई जानकारी ही है। मैंने गोवा के बारे में भी रीत से ही सुना है, इसलिए मुझे किसी प्लेस के बारे में कुछ नहीं पता है। ये बोलते हुए वह बहुत एम्बेरेस फील कर रही थी कि कबीर उसके बारे में क्या सोच रहा होगा। तभी कबीर ने कहा, कोई बात नहीं, तुम अभी सिर्फ 22 साल की हो। इस दुनिया को घूमने के लिए अभी बहुत समय है। वैसे तो मैंने लगभग सारी दुनिया घूमी है पर सिर्फ बिजनेस के लिए, मैं कभी घूमने के लिए वहां नहीं गया। इसलिए क्या तुम मेरी पसंद की जगह पर मेरे साथ चलना पसंद करोगी? कबीर की बात सुनकर आशी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं चलूंगी। कबीर, ठीक है, फिर मैं कल ही सारे अरेंजमेंट करवाता हूँ ताकि तुम्हारे प्रमोशनल इवेंट्स शुरू होने से पहले वापस आ सके। आशी ने जब कबीर को उसके बारे में और उसके करियर के बारे में इतना सोचते हुए देखा तो उसे अपने शादी के फैसले पर बहुत गर्व महसूस हुआ। आखिर कबीर कपूर जैसे इंसान को अपने जीवन साथी के रूप में पाने का ख्वाब भी उसने कभी ख्वाबों में भी नहीं देखा था। फिर वह दोनों कुछ देर बाद वहां से कपूर मैंशन के लिए निकल गए। कपूर मैंशन में सभी लोग डिनर के लिए बैठे थे। तभी दादी जी ने कहा, कबीर, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? दादी की बात सुनकर सभी लोग कबीर की ओर देखने लगे और आशी भी नर्वस होकर कबीर को ही देख रही थी। तभी कबीर, जो कभी भी कुछ कहने से पहले सोचता नहीं था और स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान था, वह थोड़ा सा हड़बड़ा गया और मन में बोला, उफ, दादी को कैसे पता चला कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ और वह भी सबके सामने? मुझे ये इतना अजीब क्यों फील हो रहा है? फिर उसने एक नज़र सबकी ओर देखा और फिर आशी को देखा जो काफ़ी नर्वस लग रही थी। फिर उसने एक गहरी सांस ली और बोला, वो मैं और आशी कुछ दिनों के लिए बाहर जाना चाहते हैं, वह आ। कबीर अपनी बात पूरी कर पाता उसके पहले ही रावी ने तेज आवाज में एक्साइटेड होकर कहा,
भाई आप भाभी के साथ हनीमून पर जा रहे हैं। रावी की बात सुनकर आशी जो खा रही थी उसकी खाना गले में अटक गया और वह जोर जोर से खांसने लगी। कबीर जो उसके पास ही बैठा था उसने जल्दी से उसने आशी को पानी पिलाया और उसकी पीठ सहलाने लगा। थोड़ी देर बाद आशी ने खांसना बंद किया तो आवेश ने कहा, भाई आप सच में हनीमून पर जा रहे हैं और वो भी भाभी के साथ। उसकी इस हरकत पर कविता जी ने उसे घूरकर देखा और चिढ़ते हुए कहा, नहीं, वह आशी के साथ नहीं राघव के साथ जा रहा है। कविता जी की बात सुनकर रावी जो पानी पी रही थी उसने अपने मुंह का सारा पानी आवेश के ऊपर डाल दिया और जोर से खांसने लगी। उसकी इस हरकत पर आवेश में घूरकर उसे देखा और वह कुछ कहता उसके पहले ही मोहिनी जी ने कहा, बस कर तुम दोनों, और कबीर आशी की बात कर ले हम अभी। मोहिनी जी की गुस्से भरी आवाज सुनकर सब शांत हो गए और फिर उन्होंने एक्साइटेड होकर कहा, वैसे कबीर तुम आशी को लेकर हनीमून पर कहाँ जा रहे हो? कबीर ने जब मोहिनी जी की यह बात सुनी तो उसका मन किया कि वह अपना सिर पटक ले। आखिर उसकी फैमिली से और उम्मीद भी क्या की जा सकती थी। कबीर ने देखा सब उसे ही देख रहे हैं तो उसकी भौहें आपस में जुड़ गई और उसने अपने यूजुअल अवतार में वापस आते हुए कहा, अभी डिसाइड नहीं है, और अपनी चेयर से उठ गया और वहां से जाने लगा। तभी सबकी नजरें आशी की ओर मुड़ गई पर कोई उससे कुछ पूछ पाता। कबीर की खड़ूस और स्ट्रिक्ट आवाज सुनाई दी, उसे इस बारे में कुछ नहीं पता है इसलिए उसे परेशान मत करना। कबीर की बात सुनकर सबकी आंखें हैरानी में बड़ी हो गई और एक आवाज सुनाई दी, ओहो पजेसिव। जब कबीर ने उन सबकी आवाज सुनी तो कबीर बिना मुड़े वहां से चला गया। आशी ने शर्म से अपनी नजरें झुका ली और अपने हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। फिर क्या बड़े क्या छोटे सब आशी को छेड़ने लगे और उसे टिप्स देने लगे। सभी आशी को छेड़ रहे थे और सभी ने भी कबीर की वार्निंग को इग्नोर करते हुए बस आशी को परेशान करना जारी रखा। थोड़ी देर बाद आशी जब अपने कमरे में वापस आई तो कबीर वहां नहीं था तो वह समझ गई कि वह अपनी स्टडी में होगा, इसलिए पहले वह वॉशरूम गई फिर चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम में चली गई। आशी चेंज करके बस खड़ी हुई थी कि कबीर स्टडी से बाहर आया और एकदम से उसके आने से आशी हड़बड़ाते हुए गिरने लगी। तभी कबीर ने तेजी से आगे बढ़कर उसे संभालने को हुआ, पर अचानक हुई इस घटना से कबीर भी कुछ समझ पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वह दोनों ही गिर पड़े। अब स्थिति यह थी कि कबीर पीठ के बल गिरा था और आशी उसके ऊपर। डर की वजह से आशी का चेहरा पीला पड़ चुका था और आंखें डर से बंद थी और उसके दोनों हाथ कबीर के सीने पर थे। जब कबीर ने आशी को देखा तो देखता ही रह गया, कितनी प्यारी और मासूम लग रही थी, जैसे कोई बच्ची हो जो चोट लगने के डर से घबरा गई हो। आशी को इस तरह देखकर कबीर का दिल मानो धड़कना ही भूल गया हो। वह उसकी खूबसूरती में खोता ही चला जा रहा था। वहीं जब आशी को किसी दर्द का एहसास नहीं हुआ तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखों के सामने कबीर का हैंडसम चेहरा दिखाई दिया। काली गहरी आंखें, गोरा रंग, खूबसूरत नाक, परफेक्ट जॉ लाइन। इतना अट्रैक्टिव लुक कि कोई एक्टर भी फेल हो जाए उसके सामने। कबीर वाकई में बहुत डेसिंग था, जो उसे देख ले बस उसका दीवाना हो जाए। कुछ ऐसा ही हाल आशी का भी था और वह उसकी गहरी आंखों में डूबती ही चली जा रही थी। इस वक्त दोनों का चेहरा इतना करीब था कि कोई हिले भी तो उनके होंठ आपस में टकरा जाए। इस वक्त दोनों के दिलों की धड़कनें बुलेट ट्रेन से भी तेज धक रही थी। कबीर ने अपना एक हाथ उठाया और धीरे से आशी के चेहरे पर आए बालों को उसके कान के पीछे किया। जब कबीर की अंगुलियां आशी के गालों को छुई तो एक कर्व सा उसके बदन में दौड़ गया और एक सिरहन सी पैदा हुई। कबीर के हल्के टच से आशी कांप गई थी। जब कबीर को ये महसूस हुआ तो उसने अपने हाथों को पीछे कर लिया। जब आशी को एहसास हुआ कि अभी उसने क्या फील किया तो उसके गाल सुर्ख लाल हो गए और उसने शर्माते हुए अपनी पलकें झुका ली। तभी कबीर ने मुस्कुराते हुए शरारती अंदाज में कहा, वैसे अगर ऐसे ही सोने का इरादा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुम भारी तो बिल्कुल भी नहीं हो। मैं एटलीस्ट एक रात को तो एडजस्ट कर ही सकता हूँ। कबीर की बात सुनकर आशी ने हैरानी से उसे देखा। तभी उसे रियलाइज हुआ कि वह इस वक्त कबीर के ऊपर है और कबीर नीचे जमीन पर लेटा हुआ है। वह जल्दी से उससे दूर हटते हुए खड़ी हुई और एम्बेरेस होते हुए बोली, सारी, वो मैं, मुझे पता नहीं।
कबीर भी उठकर खड़ा हुआ और बोला, क्या पता नहीं चला कि तुम मेरे ऊपर लेटी हो। फिर थोड़ा करीब आकर धीरे से उसके कानों में फुसफुसाते हुए कहा, या फिर मुझमें इतना खो गई कि कोई होश ही नहीं रहा। इतना कहकर उसने खुद को आशी से थोड़ी दूर कर लिया और उसे अपनी इंटेंस नजरों से देखने लगा। वहीं आशी की तो मानो कबीर की करीबी से सांसें ही अटक गई हो। वह हैरानी से कबीर को देखने लगी। उसने कबीर का यह अंदाज पहली बार देखा था। आज उसकी आंखों में अलग ही एहसास दिखाई दे रहे थे। उसके कानों में अभी भी कबीर के लफ्ज गूंज रहे थे। जब उसे रियलाइज हुआ कि कबीर ने उससे क्या कहा तो उसकी आंखें और बड़ी हो गई। वह मन ही मन बोली, क्या मेरी फीलिंग्स कबीर को महसूस हुई? क्या सच में मैंने कबीर को मेरे दिल के जज्बात महसूस हुए? ये सोचते हुए एक बार फिर उसके खूबसूरत चेहरे पर हया की लाली बिखर गई और वह चाहकर भी खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाई। कबीर ने जब आशी को यूं शर्माते हुए देखा तो वह बेड पर लेटते हुए बोला, अगर आपका शर्माना हो गया हो तो बेड पर आकर सो जाइए, बहुत लेट हो गया है। कबीर की बात सुनकर आशी हड़बड़ाते हुए अपनी सोच से बाहर आई और जल्दी से अपनी साइड जाकर ब्लैंकेट ओढ़कर लेट गई। जब कबीर ने उसे इस तरह जल्दबाजी में लेटते हुए देखा तो वह मुस्कुराने लगा। फिर उसने अपनी बेडसाइड के पास लगे स्विच बोर्ड से लाइट ऑफ कर दी। वहीं आशी मन ही मन बड़बड़ाते हुए बोली, ये कबीर को आज क्या हो गया है? फिर जो कुछ अभी थोड़ी देर पहले हुआ सोचकर उसके चेहरे पर भी एक खूबसूरत मुस्कान आ गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद जब कबीर ने आशी की ओर से कोई हरकत नहीं सुनी तो वह उसके पास आया और बड़े प्यार से उसे निहारते हुए बोला, कल से तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होगी। तुमने इतने सालों में बहुत तकलीफ सही है पर रह मेरा कबीर कपूर का तुमसे वादा है कि अब से तुम्हारी लाइफ में कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर कुछ होगा तो वह सिर्फ और सिर्फ खुशियां और ढेर सारा प्यार। कहकर उसने बड़े प्यार से उसके माथे को चूम लिया और उसके करीब लेटकर अपनी आंखें बंद कर ली। इस वक्त दोनों के चेहरे पर एक मुस्कान और सुकून छाया हुआ था, पर क्या होगा आगे भविष्य में ये तो किसी को नहीं पता। क्या कबीर पूरा कर पाएगा अपना वादा? क्या आशी की जिंदगी में सच में आने वाली है खुशियां या एक बार फिर मिलेगा उसे धोखा? या रिया और रागिनी कामयाब होगी अपने मकसद में? आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी अगली सुबह। क्योंकि कबीर ने आशी को कुछ भी नहीं बताया था कि वह कहाँ जा रहे हैं, इसलिए सारी तैयारियां कबीर ने खुद ही की थी। जब सुबह आशी सोकर उठी तो उसका लगेज ऑलरेडी पैक था, क्योंकि कबीर ने कल ही बोल दिया था कि वह पैकिंग करवा देगा। इसलिए आशी चाहकर भी ये पता नहीं कर पाई कि वह लोग घूमने के लिए कहाँ जा रहे हैं। आशी ने अपनी क्यूरोसिटी छिपाने की बहुत कोशिश की, पर वह अपने मन में ही जानती थी कि वह कितनी एक्साइटेड है और वह यह जानने के लिए मरी जा रही थी। यह आशी की पहली ट्रिप थी। वह भले ही नहीं जानती थी कि वे कहाँ जा रहे हैं, पर वह बहुत खुश थी। थोड़ी देर बाद कबीर आशी ने सबसे विदा ली और वहां से एयरपोर्ट के लिए निकल गए। जब आशी एयरपोर्ट पहुंची तो उसे लगा कि अब तो उसे पता ही चल जाएगा, पर शायद वह भूल गई थी कि वह कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि अब वह मिसेज कपूर है। जब वह लोग एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनके बॉडीगार्ड्स ने पहले ही पूरा एरिया कवर कर लिया था, पर आशी ने देखा कि वह एंट्री गेट की तरफ नहीं जा रहे हैं बल्कि दूसरी ओर जा रहे हैं, तो वह खुद को रोक नहीं पाई और वह बोली, कबीर, एंट्री गेट तो उस ओर है, फिर हम इधर क्यों? आशी ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी तो उनके साथ ही चल रहे राघव ने कहा, कपूर फैमिली के लिए अलग VIP गेट है, हम उससे जाएंगे। राघव की बात सुनकर आशी बहुत हैरान हो गई, पर वह समझ गई कि जो कपूर फैमिली का दबदबा है उस हिसाब से ये बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं है, पर उसके लिए यह अलग ही एक्सपीरियंस। तभी आशी ने कुछ सोचते हुए कहा, राघव भैया, क्या आप भी हमारे साथ जा रहे हैं? राघव, हाँ, मैं हमेशा बॉस के साथ जाता हूँ। आशी कुछ कहती उसके पहले ही कबीर ने कहा, लेकिन आज तुम हमारे साथ नहीं जा रहे हो। राघव ने चौंकते हुए पूछा, पर बॉस, अदर कंट्री में आप अकेले कैसे मैनेज करेंगे? आप अपनी सिक्योरिटी भी नहीं ले जा रहे हैं। ये सुनकर आशी परेशान हो गई, पर वह कुछ कहती उसके पहले ही कबीर ने थोड़े गुस्से में कहा, मैं वहाँ कोई मीटिंग अटेंड करने नहीं जा रहा हूँ। मैं अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करने जा रहा हूँ, इसलिए मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है।
और दूसरी बात, मैं भले ही सारी सिक्योरिटी नहीं ले जा रहा हूँ, पर मेरे पर्सनल गार्ड्स मेरे साथ ही जा रहे हैं। और शायद तुम भूल रहे हो कि मैं कौन हूँ। कबीर की वार्निंग भरी आवाज सुनकर राघव सकपका गया। खासकर जब कबीर ने जोर देकर अपनी वाइफ शब्द कहा तो राघव सब समझ गया और घबराहट में बोला, सारी सर। तभी आशी ने जब सुना कि वह आउट ऑफ इंडिया जा रहे तो वह परेशान लगते हुए बोली, पर मैं नहीं चल सकती। ये सुनकर कबीर के साथ साथ राघव भी चौंक गया था। उसे लगा कहीं उसकी बातों की वजह से तो आशी मना नहीं कर रही। ये सोचते हुए उसके पसीने छूट गए थे। जब उसने देखा कबीर उसे ही घूर रहा था तो उसने अपनी नजरें झुका ली। वह समझ गया था कि उसने कबीर को बहुत नाराज कर दिया। तभी कबीर ने एक नज़र घूरकर कबीर को देखा, फिर अपनी गंभीर आवाज में कहा, तुम क्यों नहीं जाना चाहती हो? आशी ने जब कबीर और राघव के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन देखे तो उसने अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहा, दरअसल मैं कभी दूसरी कंट्री तो क्या मुंबई के बाहर नहीं गई, इसलिए मेरे पास कोई वीजा या पासपोर्ट नहीं है। उसने आगे कहा, हालांकि मेरी कंपनी ने मुझसे पासपोर्ट बनवाने के लिए डॉक्यूमेंट्स ले लिए हैं, पर अभी तक कोई प्रोसेस नहीं हुआ है। फिर उसने मन ही मन बोली, और मैं जानती हूँ ये सब रागिनी ने जानबूझकर किया है ताकि मुझे शूटिंग के लिए बाहर जाने में प्रॉब्लम है और लेट होने या शूटिंग डिले होने की वजह से शो से बाहर कर दिया जाए। जब कबीर ने उसकी बात सुनी तो उसके चेहरे के अजीब से एक्सप्रेशन नॉर्मल हो गए। वहीं राघव ने भी एक चैन की सांस ली और वह जल्दी से बोला, आशी तुम्हारा पासपोर्ट ऑलरेडी बन चुका है। जिस दिन तुमने अपना मैरिज सर्टिफिकेट साइन किया था उसी दिन बास ने आपसे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करा लिए थे। राघव की बात सुनकर आशी एक बार फिर स्पीचलेस हो गई। उसे पता ही नहीं चला कि कब कबीर ने ये सब अरेंज किया, पर उसकी इस बात पर आशी का दिल भर आया था। आज उसे अपनी किस्मत पर रश्क हो रहा था। तभी कबीर ने कहा, चले। आशी ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से वह दोनों अपनी फ्लाइट की ओर बढ़ गए। पर आशी एक बार फिर अपने सामने के नज़ारे को देखकर बुरी तरह चौंक गई थी। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने आश्चर्य से कबीर की ओर देखा जो नॉर्मल खड़ा हुआ था और पूछा, यह क्या हम इससे जाने वाले हैं? क्या देखा आशी ने? अपने सामने एक प्राइवेट प्लेन को देखकर आशी की आंखें हैरानी और आश्चर्य से बड़ी हो गई थी। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। हालांकि उसने मूवीज में ऐसा कुछ देखा था, पर रियलिटी में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करना बहुत अलग बात थी। आशी की हैरानी के बीच राघव की आवाज सुनाई दी जो प्लेन के स्टाफ को डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा था। राघव सर, अब आप बोर्ड कर सकते हैं। उसकी बात सुनकर कबीर ने हाँ में सिर हिलाया और आशी को लेकर अंदर चला गया। अंदर का नज़ारा और ज्यादा चौंकाने वाला था क्योंकि वह किसी 7 स्टार होटल के लग्जरी रूम जैसा लग रहा था। एंटर करते ही सामने 2 सोफे एक सेंटर टेबल के साथ पड़े थे। उसके साइड में काफ़ी टेबल और छोटी सी फ्रिज रखी हुई थी। उनकी ज़रूरत का सारा सामान वहां मौजूद था। वहीं दूसरी ओर एक कमरा था जिसमें बेड लगा हुआ था और उस बेडरूम को बहुत ही खूबसूरती से तैयार किया गया था। आशी बस आश्चर्य और हैरानी लिए एकटक देख रही थी और जो कुछ उसकी आंखों के सामने था उस पर भरोसा करने की कोशिश कर रही थी। तभी कबीर की धीमी मगर गंभीर आवाज सुनाई दी, आशी बैठो। कबीर की आवाज से आशी हड़बड़ाते हुए अपने होश में आई और बोली, हाँ हाँ, और फिर बड़ी जल्दबाजी में वहां रखे एक सोफे पर बैठ गए। फिर कबीर भी उसके सामने लगे सोफे पर बैठ गया और बोला, आज तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया, क्या खाना चाहोगी? आशी, क्या इसमें किचन भी है? आशी की उत्सुकता देखकर कबीर ने हाँ में सिर हिलाया और उसे एक और इशारा करते हुए कहा, उस ओर। आशी ने उधर देखा तो बेडरूम के बगल में एक कॉरिडोर था जहां से शायद किचन में जाने का रास्ता था। तभी एक अटेंडेंट वहां आया और उसने बड़े ही पोलाइटली पूछा, सर मैडम व्हाट वांट टू ईट? कबीर ने आशी को देखा जो बहुत कंफ्यूजन में लग रही थी इस बात पर, तो कबीर ने कहा, कुछ भी जो हेल्दी हो और जल्दी बन जाए। तभी उस स्टाफ ने अपना सिर हिलाया और झुककर उन दोनों को ग्रीट किया और वहां से किचन की ओर चला गया। कुछ देर बाद टेबल पर कई प्रकार की डिशेज रखी हुई थी जो देखने में ही बहुत लजीज लग रही थी।
अभी तक खुद को कंट्रोल करते हुए बैठी आशी के मुंह में पानी आ रहा था इन डिशेज को देखकर, पर कबीर अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, इसलिए आशी ना चाहते हुए भी चुपचाप बैठी हुई थी। तभी कबीर को कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। जब उसने अपना सिर उठाया तो उसे एहसास हुआ कि यह आवाज आशी के पेट से आ रही है, भूख की वजह से। ये देखकर कबीर ने अपना लैपटॉप साइड में रखा और बोला, सारी एक इम्पोर्टेंट मेल भेज रहा था, पर तुम कह सकती थी कि खाना आ चुका है। आशी, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। कबीर ने उसकी आंखों में देखते हुए बड़े ही प्यार से कहा, तुम डिस्टर्ब कर सकती हो। कबीर की बात सुनकर आशी भी उसकी आंखों में डूब गई थी। इस वक्त दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। तभी शेफ वहां आया जिसने खाना बनाया था और बोला, हेलो मिस्टर एंड मिसेज कपूर, आई होप यू एंजॉय योर फूड। शेफ की आवाज से दोनों अपने होश में वापस आए। जहां कबीर एकदम नॉर्मल बिहेव कर रहा था, वहीं आशी झेपते हुए इधर उधर देख रही थी। तभी उस शेफ को भी रियलाइज हुआ कि उसने गलत टाइम पर एंट्री मारी है। तभी कबीर ने ऑकवर्ड सिचुएशन दूर करते हुए कहा, इट्स लुक्स नाइस, आई विल टेल यू आफ्टर टेस्ट। उसकी इस बात पर शेफ ने हाँ में सिर हिलाया, फिर सिर झुकाकर उन्हें ग्रीट करते हुए वहां से चला गया। फिर उन दोनों ने साथ में अपना ब्रेकफास्ट किया और एक दूसरे से बात करते हुए अपना टाइम स्पेंड करने लगे। वहीं दूसरी ओर साक्षी एक इमरजेंसी ऑपरेशन करके अपने केबिन में वापस आई थी, पर उसे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी क्योंकि ऑपरेशन करीब 3 घंटे चला था, तो वह काफ़ी एग्जॉस्ट फील कर रही थी। उसने अपने असिस्टेंट से एक कॉफ़ी लाने को कहा और अपना सिर अपनी चेयर पर टिका दिया। उसे कुछ दिनों से बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिला था, इसलिए वह बहुत थका हुआ महसूस कर रही थी आजकल। लेकिन उसने पहले भी कई बार इस तरह की सिचुएशन हैंडल की थी, पर इतनी थकान उसे कभी भी महसूस नहीं हुई थी। वह ये सोच ही रही थी, तभी उसकी असिस्टेंट वहां आई और बोली, मैम योर कॉफ़ी, बट आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, आपको पहले कुछ खा लेना चाहिए वरना काफ़ी आपको नुकसान करेगी। 11 साक्षी को उसकी बात ठीक लगी तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, ओके सीमा, कैंटीन से मेरे लिए कुछ ऑर्डर कर दो। उसकी बात सुनकर सीमा जाने लगी। तभी साक्षी ने कहा, तुम खुद मत जाना, ऑफिस बॉय को बोल दो, वह ले आएगा। तुम जाकर पेशेंट नंबर 23 को चेक कर लो, जाकर अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे इन्फॉर्म करना। उसकी बात पर सीमा ने कहा, ओके मैम, और केबिन से बाहर निकल गई। तभी साक्षी ने अपनी कॉफ़ी का मग उठाया और जैसे ही उसे अपने होंठों से लगाया, उसकी स्मेल से अचानक साक्षी को वॉमिटिंग फील हुआ और वह तेजी से अपने केबिन में अटैच्ड वॉशरूम में घुस गई। थोड़ी देर बाद वह अपने केबिन में वापस आई और उसे कुछ एहसास हुआ और उसने कहा, क्या मैं? फिर उसने अपने दिमाग पर जोर डाला तो उसे एहसास हुआ कि उसके पीरियड डेट मिस हो गई है। आखिर वह एक डॉक्टर थी और उसके लिए यह आइडिया लगाना इतना मुश्किल नहीं था। उसने तुरंत ही अपनी असिस्टेंट को कॉल किया और उससे कहा कि वह डॉक्टर मालिनी से उसकी अपॉइंटमेंट फिक्स कर दे। हालांकि वह खुद भी किट से टेस्ट कर सकती थी, पर वो एक बार पूरी तरह कंफर्म कर लेना चाहती थी, इसलिए उसने टेस्ट करवाने का डिसाइड किया। थोड़ी देर बाद साक्षी डॉक्टर मालिनी के केबिन से बाहर आई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कैसे रिएक्ट करे। जिन परिस्थितियों से वह गुजरी थी और जिस तरह का रिश्ता उसका विराज के साथ था, उसने कभी इस दिन की उम्मीद नहीं की थी, या यूं कहें कि उसने सपने में भी कभी यह नहीं सोचा था कि वह कभी मां बनेंगी। उसके और विराज के प्यार का अंश कभी उसके अंदर सांसें लेगा, इसका ख्वाब तो उसने ख्वाब में भी नहीं देखा था। पर आज जब वह हकीकत बनकर उसके सामने था तो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि साक्षी बुदबुदाई, आई एम प्रेग्नेंट। फिर वह वहीं पड़ी बेंच पर बैठ गई और धीरे से अपना हाथ अपने पेट पर रख लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसका मोबाइल रिंग होने लगा और साक्षी एकदम से चौंक गई। उसने देखा विराज उसे कॉल कर रहा था। वह बस विराज के नाम को देखती रही पर कॉल पिक नहीं किया और फोन कट गया। तभी अचानक एक ख्याल साक्षी के मन में आया, क्या विराज इसे एक्सेप्ट करेगा? अभी तो उनका रिश्ता शुरू हुआ था, कहीं विराज को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी बच्चे से? क्या वह जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार होगा? साक्षी के मन में यही सब चल रहा था कि तभी उसका मोबाइल दोबारा रिंग किया।
इस बार साक्षी ने डर और घबराहट लिए कॉल पिक कर लिया। दूसरी ओर से विराज की चिंतित आवाज सुनाई दी, साक्षी, तुम कॉल क्यों नहीं पिक कर रही थी? तुम अपने ऑफिस में भी नहीं हो, कहाँ हो तुम? साक्षी विराज का इतना कंसर्न देखकर खुद को संभाल नहीं पाई और फोन पर ही रोने लगी। विराज घबराहट में बोला, साक्षी, साक्षी क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? और तुम हो कहाँ? पर साक्षी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस वह रोती रही। जब हमें कई खुशियां एक साथ मिलती है तो हमारे अंदर एक डर भी पनपने लगता है कि कहीं हमें हमारी नज़र न लग जाए। कुछ यही हाल आज साक्षी का भी था। इतने सालों बाद उसे विराज, उसका प्यार मिला था और अब वह माँ बनने वाली थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे अपनी फीलिंग्स को जाहिर करें। आज उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। आज अगर वो जिंदा होते तो वह सबसे पहले उन्हें ही यह खुशखबरी देती। हालांकि विराज उससे प्यार करता है, पर इतने सालों तक जो बर्ताव उसने साक्षी के साथ किया था, उसका डर कहीं न कहीं आज भी उसके दिल में था। यही सब विचार उसके दिमाग में घूम रहे थे, जो उसके आंखों में आंसू बनकर बह रहे थे। वहीं विराज अभी भी फोन पर बोल रहा था, पर उसे साक्षी के सुबकने के अलावा कोई आवाज नहीं आ रही थी। तभी विराज, जो आज साक्षी को सरप्राइज देने के लिए उसके केबिन में आया था, वह केबिन से बाहर निकला और साक्षी को ढूंढने लगा। उसने कुछ स्टाफ से पूछा, पर किसी को कंफर्म जानकारी नहीं थी। पर उसे इतना पता चल गया था कि वह किसी सर्जरी में बिजी नहीं है, और दोपहर में जो सर्जरी की थी वह भी सक्सेस रही थी। फिर उसे साक्षी के रोने की वजह समझ नहीं आ रही थी। विराज सोचते हुए आगे बढ़ रहा था कि तभी वह सीमा से टकरा गया, और सीमा ने जब जब विराज को इतना परेशान देखा तो वह बोली, सर, क्या हुआ? आप इतने टेंशन में क्यों हैं? विराज भी सीमा को देखते ही पहचान गया कि वह साक्षी की असिस्टेंट है। उसने तुरंत ही कहा, क्या तुम्हें पता है साक्षी कहाँ है? सीमा, वह अपने केबिन में होगी। विराज, नहीं, वह वहाँ नहीं है। तभी सीमा को कुछ याद आया और वह बोली, हाँ याद आया, मैम ने डॉक्टर मालिनी, जो एक गायनेकोलॉजिस्ट है, के साथ पर्सनल अपॉइंटमेंट फिक्स किया था। शायद वही हो। पर सीमा अपनी बात पूरी कर पाती उसके पहले ही विराज ने कहा, गायनेकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट किधर है? सीमा, फर्स्ट फ्लोर, राइट साइड। इसके आगे सीमा कुछ कहती विराज ने उसे थैंक यू कहा और बिना कुछ सुने तेजी से आगे बढ़ गया। पीछे खड़ी सीमा को कुछ डाउट हुआ तो वह भी उसके पीछे पीछे फर्स्ट फ्लोर की ओर बढ़ गई। इस वक्त विराज का दिल किसी अनहोनी के डर से बहुत तेजी से धड़क रहा था। उसने सोचा, क्या साक्षी को कोई बीमारी है? तभी वह इतना रो रही थी, पर वह तो खुद एक डॉक्टर है, फिर वह किसी बीमारी से कैसे डर सकती है? तो क्या उसे कोई लाइलाज बीमारी है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। सोचते हुए उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी। जैसे ही वह फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचा, उसने सामने पड़ी बेंच पर साक्षी को बैठे हुए देखा, जो सुबकते हुए अपने हाथ में पकड़े फोन को देख रही थी और उसके दूसरे हाथ से कुछ रिपोर्ट थी, जिसे देखकर विराज का दिल मानो धड़कना भूल गया हो। फिर उसने खुद को संभाला और उसके पास आकर धीरे से कहा, साक्षी। किसी जानी पहचानी आवाज को सुनकर साक्षी ने सिर उठाया और जैसे ही उसने विराज को देखा, मानो उसका सारा सब्र खत्म हो गया हो। वह तेजी से उठी और विराज के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। विराज ने उसे अपने बाहों में भर लिया और उसे शांत करने लगा, पर अंदर ही अंदर किसी अनहोनी का डर उसे भी सता रहा था। थोड़ी देर बाद सब साक्षी कुछ नॉर्मल हुई तो विराज ने उसे गले लगाए हुए ही पूछा, क्या हुआ साक्षी? साक्षी उससे दूर हटते हुए खड़ी हुई और विराज को देखने लगी, जो बहुत परेशान और घबराया हुआ लग रहा था। तभी साक्षी ने कुछ कहने की कोशिश की, पर ज्यादा रोने की वजह से उसकी हिचकियां बंध गई थी। तभी सीमा, जो उनके पीछे पीछे आई थी, वह जल्दी से पानी की बाटल ले आई और विराज ने तुरंत ही उससे पानी लेते हुए साक्षी को थोड़ा सा पानी पिलाया। फिर जब वह बेटर लगने लगी तो विराज ने कहा, साक्षी क्या हुआ? बात क्या है? प्लीज टेल मी, आई एम सो वरीड अबाउट यू। उसकी बात सुनकर साक्षी ने एक नज़र उसे देखा, फिर अपने कांपते हाथों से रिपोर्ट विराज की ओर बढ़ा दी। वहीं विराज का दिल भी डर से कांप रहा था, पर उसने हिम्मत करके रिपोर्ट को ले लिया। विराज ने जैसे ही रिपोर्ट्स देखी वो हैरान रह गया। उसका हाल भी साक्षी से अलग नहीं था, वह एकदम शॉक्ड होकर खड़ा रहा।
जब साक्षी ने किसी भी तरह का रिएक्शन विराज की ओर से नहीं देखा तो उसका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। उसे अपना डर सच होता दिखाई दे रहा था। साक्षी घबराते हुए बोली, विराज वो। इसके आगे कुछ वह कह पाती उसके पहले ही विराज ने अपनी नजरें रिपोर्ट से हटाकर साक्षी पर डाली, जो आंसू भरी आंखों से उम्मीद लिए उसे ही देख रही थी। उसका डर, घबराहट उसके खूबसूरत चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। विराज ने बड़े ही प्यार से उसे देखा और आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में भर लिया। विराज की बाहों का घेरा अपने चारों ओर महसूस करते हुए साक्षी का डर, परेशानी और घबराहट मानो आंखों से आंसू बनकर बह निकली और उसने भी विराज की पीठ पर अपनी पकड़ कर दी। कुछ देर दोनों एक दूसरे की बाहों में भरे वहीं कॉरिडोर में खड़े रहे। तभी विराज की गहरी मगर शांत आवाज साक्षी के कानों सुनाई दी, साक्षी, थैंक यू, आई एम सो हैप्पी, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट, आई एम सो हैप्पी। विराज की बात सुनकर साक्षी के रोते हुए चेहरे पर एक मुस्कान खिल गई और वह विराज से थोड़ा दूर हटते हुए विराज की ओर देखने लगी। उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। ये देखकर साक्षी के चेहरे पर भी एक सुकून दिखाई देने लगा। साक्षी, विराज, आप सच में। विराज, जो शायद साक्षी के मन की बात समझ गया था, उसने उसे टोकते हुए कहा, मैं जानता हूँ मैंने जो तुम्हारे साथ पास्ट में किया है तुम्हारे लिए इस तरह पैनिक होना लाजिमी है। फिर उसने धीरे से उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, पर ट्रस्ट मी, आई रियली लव यू एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। आई एम सो ग्लैड टू बिकम फादर। की बात सुनकर साक्षी ने कहा, नहीं विराज, आई ट्रस्ट यू। मैंने कभी भी आपके प्यार पर शक नहीं किया, वो मैं बस इतनी बड़ी खबर सुनकर थोड़ा घबरा गई। विराज, मैं जानता हूँ ये सब इतनी अचानक हुआ कि तुम घबरा गई, पर डोंट वरी, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारा अपने बच्चे का हमेशा ख्याल रखूंगा। साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा बच्चा, वी आर गोइंग टू बी पेरेंट्स। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी, कांग्रेचुलेशन मैम, सर। तभी उन दोनों को होश आया कि वह दोनों हॉस्पिटल में है और उनके अलावा कोई और भी वहां मौजूद है। वह दोनों झेपते हुए कुछ दूर खड़े हुए और सीमा को थैंक यू कहा। फिर साक्षी ने सीमा को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए और विराज के साथ हॉस्पिटल से बाहर निकल गई। विराज ने बड़े ही प्यार और एहतियात के साथ साक्षी को कार में बैठाया और सीट बेल्ट लगाया। फिर उसने कहा, क्या तुम कंफर्टेबल हो? क्या तुम्हें कुछ चाहिए या मैं दूसरी कार मंगवाऊं? क्या हम किसी और डॉक्टर से संपर्क करें? विराज को इस तरह परेशान होता देख साक्षी को उस पर बहुत प्यार आया और उसके एक्सप्रेशन देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और फिर वह खिलखिलाकर हंसने लगी। उसे हंसता देख विराज ने आश्चर्य से उसे देखा और अपनी आईब्रो उठाकर उसे देखने लगा। जब साक्षी ने उसे खुद को घूरता हुआ पाया तो उसने अपनी हंसी रोक ली और विराज से कहा, विराज, आप शायद भूल रहे हैं कि मैं खुद एक डॉक्टर हूं और अभी बस 1 मंथ ही हुआ है। सो डोंट वरी, आई एम अब्सोल्युटली फाइन। साक्षी की बात सुनकर विराज भी अपनी हरकत पर खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया और अपने बालों में अपने हाथ फिराने लगा। वहीं दूसरी ओर कबीर और आशी भी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके थे। हालांकि आशी को अभी भी नहीं पता था कि वह लोग कहाँ आए हुए थे। प्लेन के लैंड होते ही कबीर आशी के साथ बाहर आया और आशी ने जब चारों ओर देखा तो उनके वेलकम के लिए कि लोग वहां पर मौजूद थे। आशी ने अपनी नजरें इधर उधर घुमाकर जानना चाहा कि वह लोग कहाँ है। तभी एक आदमी जो कि एक फॉरेनर था उनके पास आकर उन दोनों को ग्रीट करते हुए बोला, वेलकम टू पेरिस। सर मैम। जैसे ही आशी ने सुना तो उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई और सरप्राइज होकर कबीर को देखने लगी। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि वह अपने ड्रीम डेस्टिनेशन पर आई है। उसने एक बार यूं ही बातों बातों में कबीर को बताया था कि वह एक बार पेरिस जाना चाहती है। वह उसका ड्रीम प्लेस है जिसका सपना उसने बचपन से देखा था, क्योंकि एक बार उसके पापा और मोना जी रागिनी को लेकर हॉलिडे पर पेरिस गए थे और वहां से आने के बाद रागिनी ने वहां की बहुत तारीफ की थी और उसे जलाने के लिए कुछ फोटोज भी दिखाई दी, जिसने मासूम आशी के दिल पर गहरा प्रभाव डाला था। आखिर उस वक्त वह 10 साल की बच्ची ही थी और उसी दिन से उसे इस बात का एहसास हो गया था कि उसके पापा शायद उससे प्यार नहीं करते।
उसकी और रागिनी की जिंदगी में एक बहुत बड़ा अंतर है। ये सोचते हुए उसकी आंखों में हल्की सी नमी तैर गई थी जो कबीर से भी नहीं छुपी थी। कबीर ने आशी को अपने पास खींचा और उसके हाथों को मजबूती से पकड़कर आगे अपनी अरेंज की हुई कार में जाकर बैठ गया और उसके बैठते ही गाड़ी अपने गंतव्य की ओर बढ़ गई। क्या कबीर आशी को अपने दिल की बात बताएगा? पेरिस के एक 7 स्टार होटल द पैराडाइज। कबीर आशी की कार होटल पैराडाइज के सामने आकर रुकी। पहले कबीर कार से बाहर आया, फिर उसने बड़े ही एलिगेंटली आशी की ओर का डोर ओपन किया और अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। आशी ने एक नज़र कबीर को देखा, फिर अपना हाथ उसके हाथ में रखते हुए कार से बाहर निकल आई। आशी अपनी हैरान आंखों से चारों ओर देख रही थी। उसकी आंखों में हैरानी, आश्चर्य और खुशी की चमक साफ दिखाई दे रही थी। आशी बहुत खुश थी और एक्साइटेड भी। उसकी आंखों में किसी छोटे बच्चे की तरह चमक देखकर कबीर को अपने इस फैसले पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। तभी होटल का मैनेजर वहां आया और उसने उन दोनों को ग्रीट करते हुए कहा, वेलकम मिस्टर एंड मिसेज कपूर, वेलकम टू आवर होटल। कहते हुए उसने अपना सिर झुकाते हुए उन दोनों को आगे चलने का इशारा किया। उस मैनेजर को फॉलो करते हुए कबीर ने आशी का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ लेकर लिफ्ट की ओर बढ़ गया। होटल के टॉप फ्लोर पर केवल 2 ही वीवीआईपी रूम थे, जिसमें एक कबीर ने अपने और आशी के लिए बुक किया था। कबीर आशी जैसे ही टॉप फ्लोर पर पहुंचे, मैनेजर ने की कार्ड से डोर ओपन किया और कार्ड्स कबीर को देते हुए कहा, हैव ए ग्रेट डे सर मैम, और वहां से चला गया। उसके जाते ही आशी कबीर रूम में आए और आशी चारों ओर घूमते हुए कमरे को देखने लगी। अंदर घुसते ही डाइनिंग हॉल, जिसमें एक बड़ा सोफा सेट, एक सेंट्रल टेबल एक साथ पड़ा हुआ था। साइड में विंडो के पास एक काफी टेबल रखी थी जिसके साथ 2 चेयर रखी हुई थी। सामने वाल पर एक बड़ा सा टीवी लगा था। वहीं दूसरी ओर एक छोटा सा किचन भी था जहां जरूरत का सारा सामान वहां मौजूद था। हाल पार करते ही एक आलीशान बेडरूम था जिसमें एक बड़ा सा बेड पड़ा हुआ था और उससे अटैच्ड वॉशरूम भी था। आशी जैसे ही बेडरूम में आई, उसकी नज़र सामने की ओर गई। आशी को लगा शायद वहां बालकनी है, तो वह तेजी से आगे बढ़ गई, पर जैसे ही उसने उस मिरर डोर ओपन किया तो उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई, क्योंकि सामने एक बहुत खूबसूरत स्विमिंग पूल था जिसका पानी ब्लू और एकदम क्लीन था, इतना साफ कि आशी अपना चेहरा उसमें देख पा रही थी। तभी कबीर ने उसे पुकारा, आशी। आशी, जो एकदम से कबीर की आवाज़ सुनकर चौंक गई थी, वह खुद को संभाल नहीं पाई और उसका पैर स्लिप हो गया। वह गिरने लगी, पर वह गिरती उसके पहले ही कबीर ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। अब सीन कुछ ऐसा था कि आशी स्विमिंग पूल से कुछ इंच ही दूर थी। उसका एक हाथ कबीर के हाथ में था और दूसरा हाथ पुल से बस 1 इंच दूर ही था। अगर कबीर जरा सा अपना हाथ ढीला करता तो आशी पानी को छू लेती। वहीं आशी, जो गिरने के डर से घबरा गई थी और अपनी आंखें मींच ली। जब उसे किसी चोट का एहसास नहीं हुआ तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली, तो खुद को इस हालत में देखकर आशी एक बार फिर घबरा गई। तभी कबीर ने आशी को अपनी ओर खींच लिया और वह उसकी बाहों में गिर पड़ी और वह तेजी से सांसें लेने लगी। कबीर ने आशी के सिर सहलाते हुए कहा, आशी, क्या तुम ठीक हो? आशी हम और उससे दूर हटते हुए खड़ी हो गई। तभी रूम का डोर नॉक हुआ और कबीर आशी को बेडरूम में छोड़कर बाहर निकल गया और आशी भी फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में घुस गई। वहीं कबीर ने डोर ओपन करके वेटर से नाश्ते की ट्रे ली और डोर फिर से लॉक कर लिया। वहीं दूसरी ओर विराज साक्षी को लेकर कपूर मैंशन पहुंचा। वह दोनों दरवाजे पर ही खड़े थे, क्योंकि उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि वह घरवालों को ये बात कैसे बताएं। खैर, दोनों घर के अंदर गए तो पूरी फैमिली बाहर डाइनिंग हॉल में ही बैठी हुई थी। जैसे ही मोहिनी जी की नज़र उन दोनों पर पड़ी तो उन्होंने उन दोनों को अपने पास बुलाया। तभी कविता जी ने कहा, विराज, साक्षी, क्या बात है? तुम दोनों के चेहरे इतने अजीब क्यों लग रहे हैं? तभी मोहिनी जी ने ध्यान से साक्षी को देखा, जिसकी आंखें रोने की वजह से अभी भी सूजी हुई थी। उन्होंने परेशान होते हुए कहा, साक्षी बेटा, क्या बात है? तुम्हारी आंखें, क्या विराज ने तुम्हें रुलाया? क्या तुमको चोट लगी है? मोहिनी जी का अपने प्रति इतना प्यार देखकर साक्षी एक बार फिर इमोशनल हो गई और उसकी आंखों में नमी तैर गई।
जिसका मतलब मोहिनी जी ने कुछ और ही लगा लिया और वह विराज की ओर गुस्से में घूरते हुए बोली, क्या किया तुमने? क्यों परेशान किया मेरी बच्ची की? ऐसा भी क्या किया जो इतनी स्ट्रांग इंडिपेंडेंट लड़की आज इतनी इमोशनल हो गई है? मोहिनी जी बस विराज को गुस्से में चिल्लाते हुए बड़बड़ाए जा रही थी। वहीं विराज बस हैरानी से अपनी मां को देख रहा था जो उसे कुछ भी कहने का मौका नहीं दे रही थी। तभी कविता जी ने प्यार से साक्षी के पास आकर बड़े ही अपनेपन से पूछा, क्या बात है साक्षी? साक्षी जो अपने इस वक्त अपने इमोशनल फेज से गुजर रही थी वह कविता जी के प्यार से बहुत ज्यादा भावुक हो गई और उनके गले लगकर रोने लगी। साक्षी के इस टेक्चर से अब सभी घरवाले परेशान हो गए और हैरानगी से अपनी जगह खड़े हो गए क्योंकि साक्षी ने आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं किया था। वहीं विराज जो पहले ही अपने घरवालों की सवालिया निगाहों का निशाना बना हुआ था, वह साक्षी के इस तरह रोने से और ज्यादा शॉक हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अब सब लोग गुस्से से विराज को घूरने लगे तो विराज हड़बड़ा गया और हड़बड़ाते हुए बोला, आप लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया है। तभी मोहिनी जी उसकी ओर बढ़ने लगी तो विराज हड़बड़ा गया पर वह कुछ कहता उसके पहले ही साक्षी की आवाज सुनाई दी, मॉम, और अपने हाथों में पकड़ी रिपोर्ट्स उनकी ओर बढ़ा दी। क्या होगा कपूर फैमिली का रिएक्शन? क्या विराज साक्षी की जिंदगी में आएगी खुशियां या लग जाएगी किसी की नज़र? कैसा होगा कबीर आशी का आगे का सफर? मोहिनी जी ने जैसे ही रिपोर्ट्स अपने हाथों में ली और उसे पढ़ने लगी, जैसे जैसे वो रिपोर्ट्स पढ़ती जा रही थी वैसे ही उनके एक्सप्रेशन चेंज होते जा रहे थे। जब उन्होंने अपनी नज़रें उठाकर साक्षी और विराज की ओर देखा तो उन दोनों ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। इसी के साथ मोहिनी जी की आंखें भी नम हो गई। तभी दादाजी की कठोर मगर चिंता भरी आवाज सुनाई दी, बड़ी बहू, क्या लिखा है रिपोर्ट्स में? दादी जी, हाँ बेटा बताओ भी आखिर बात क्या है? तभी मोहिनी जी ने अपनी कांपती मगर खुशी भरी आवाज में कहा, माँ पापा, आपका प्रमोशन हो गया। तभी कविता जी ने एक्साइटेड होकर कहा, आपका मतलब, हमारी साक्षी प्रेग्नेंट है? कविता जी की बात सुनकर मोहिनी जी ने हाँ में सिर हिला दिया और इसके साथ ही एक खुशी की लहर पूरे परिवार में दौड़ गई। तभी एक चीख सुनाई दी, वाव, मतलब मैं बुआ बनने वाली हूँ। दौड़कर रावी साक्षी के पास आई और उसके गले लगकर बोली, थैंक यू भाभी, आई एम सो ग्लैड। तभी कविता जी ने कहा, आराम से रावी बेटा, ऐसे झटके से नहीं मिलते इस हालत में, थोड़ा आराम से। उनकी बात सुनकर रावी उससे दूर हटते हुए बोली, सारी भाभी, एक्साइटमेंट की वजह से हो गया, आप ठीक हो ना? साक्षी मुस्कराते हुए उसके गालों पर हाथ रखकर बोली, मैं ठीक हूँ। फिर सब लोग साक्षी को शुभकामनाएं देने लगे और साथ ही हिदायत भी देने लगे। जब विराज ने साक्षी को पूरी फैमिली से घिरा हुआ देखा और खुद को इस तरह इग्नोर होते हुए देख उसने तेज आवाज में कहा, अरे यार मैं भी हूँ यहाँ और इस शुभकामना का हकदार मैं भी हूँ। विराज की बात सुनकर सब हैरानी से उसे देखने लगे और फिर एक साथ सब लोग हंसने लगे। तभी रावी दौड़ते हुए उसके पास आकर बोली, कांग्रेचुलेशन भाई, आप डैड बनने वाले हो। आई एम सो हैप्पी फॉर बोथ ऑफ यू। उसकी बात सुनकर विराज ने उसे गले लगाते हुए कहा, थैंक यू बच्चा। फिर विराज ने सबका आशीर्वाद लिया और सबने उसे भी शुभकामनाएं दी। आज घर में एकदम खुशी का माहौल बना हुआ था। दादी जी ने आज कुछ स्पेशल बनाने का ऑर्डर दिया था। तभी मोहिनी जी ने विराज साक्षी को एक साथ खड़ा कर उन दोनों की नज़र उतारी। फिर विराज को साक्षी को अपने कमरे में ले जाने के लिए कहा क्योंकि वह बहुत थकी हुई थी। ने आशी से बाहर चलने के लिए पूछा तो आशी ने भी हामी भर दी। फिर वह दोनों बाहर निकल गए एक खूबसूरत सफ़र की शुरुआत करने के लिए। थोड़ी देर बाद वह दोनों सीन नदी के किनारे पर थे। पेरिस सीन नदी के किनारे पर ही बसा हुआ था और रात के वक्त वहां की खूबसूरती देखने लायक थी। जब आशी कबीर के साथ वहां पर पहुंची तो बस अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वहां का नज़ारा देखती रह गई। सीन नदी का नज़ारा बहुत ही दिलकश और मनमोहक था। आशी अपनी चमकती आंखों से वहां पर खड़े होकर चारों ओर देख रही थी और बहुत खुश थी। कबीर भी आशी को खुश देखकर बहुत खुश था। तभी आशी ने कबीर को देखा तो उससे कहा, थैंक यू मुझे यहाँ लाने के लिए, ये सब बहुत खूबसूरत है।
कबीर ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिया तो आशी ने कहा, वैसे आप तो यहाँ पहले भी आ चुके होंगे, आपने तो लगभग सारी दुनिया घूमी हुई है। उसकी बात सुनकर कबीर ने एक फीकी मुस्कान देते हुए कहा, हाँ ये सच है कि मैं सारी दुनिया में गया हूँ, पर केवल अपने बिजनेस की वजह से, कभी इस तरह घूमने के लिए नहीं, पर आज पहली बार मैं तुम्हारे साथ इस तरह घूमने के लिए आया हूँ। उसकी बात सुनकर आशी को कबीर के लिए बहुत बुरा लगा। बाहर से देखने पर सभी को कबीर कपूर की जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है, पर उसने कितनी मेहनत से इस मुकाम को हासिल किया है ये कोई नहीं जानता। आशी ने कबीर को देखा और सोचा, जब से उनकी शादी हुई है उसने कबीर को सिर्फ और सिर्फ काम करते हुए देखा है। वह सुबह जल्दी उठता है और घर आने के बाद भी वह अपना ज्यादातर समय स्टडी में बिताता है, और वह हमेशा राघव के साथ फोन पर टच में रहता है। अपनी फैमिली और मेरा भी पूरा ख्याल रखता है, पर खुद के लिए 2 मिनट भी नहीं खर्च करता है। आशी ये सब सोच ही रही थी कि तभी कबीर ने कहा, कहाँ खो गई? आशी, कुछ नहीं। कबीर, यहाँ डिनर करोगी? आशी हैरानी से, यहाँ पर कैसे? तभी कबीर ने अपने हाथों के इशारे से बताते हुए कहा, यहाँ नदी में बोट क्रूज पर बैठकर डिनर करने की व्यवस्था है। कपल यहाँ रात को मोस्टली डिनर करने आते हैं। कबीर की बात सुनकर आशी ने भी उस ओर देखा जहाँ पर कपल डिनर कर रहे थे, तो उसने भी एक्साइटेड होकर कहा, ओके। फिर कबीर ने कुछ अरेंजमेंट किए और वहाँ की सबसे लग्जरियस क्रूज में एक बुकिंग कर ली और आशी को लेकर उसमें बैठ गया। कबीर आशी को लेकर क्रूज पर पहुंचा। वहां का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत और आंखों को सुकून देने वाला था। सीन नदी का नज़ारा। कबीर आशी को रूफटॉप पर लेकर आया था जहां से नदी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। आशी ये सब देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड और खुश थी, और उसे खुश देखकर कबीर भी खुश था। जब आशी ने देखा तो उसे एहसास हुआ कि वहां पर केवल वह दोनों ही है, जबकि जब वह ऊपर आ रही थी तो उसने वहां पर काफी लोगों को देखा था, पर इस वक्त उन दोनों के सिवाय कुछ वेटर वहां पर मौजूद थे जो उनकी टेबल अरेंज कर रहे थे। आशी ने कबीर से पूछा, यहाँ पर केवल हम दोनों ही क्यों हैं? वहां नीचे तो बहुत लोग थे। फिर कबीर ने आशी की बात का जवाब देते हुए कहा, क्योंकि मैंने पूरा रूफटॉप बुक किया है, इसलिए यहाँ कोई नहीं है। उसकी बात सुनकर आशी को थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि इंडिया में कबीर का ये सब करना अलग बात थी, पर यहाँ दूसरे देश में इतनी जल्दी सारी अरेंजमेंट करना आसान नहीं था, और जब वह दोनों अकेले यहाँ आए हुए थे। पर कहीं न कहीं वह ये जानती थी कि कबीर बहुत पावरफुल इंसान है, केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि बाहर भी। तभी कबीर ने उसे बैठने का इशारा किया और वह उसके सामने लगी चेयर पर बैठ गया। उनके बैठते ही वेटर उन्हें डिनर सर्व करने लगे। आशी कबीर ने वहां की खूबसूरती का लुत्फ उठाते हुए अपना खाना खाने लगे। वहीं दूसरी ओर कपूर मैंशन में विराज और साक्षी के अपने कमरे में बैठे हुए थे। साक्षी, विराज आप खुश तो है ना? विराज बड़े प्यार से साक्षी को देखते हुए बोला, बहुत। फिर उसने साक्षी का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू साक्षी, मेरी लाइफ में इतनी सारी खुशियाँ लाने के लिए। फिर अपना एक हाथ साक्षी के पेट पर रखते हुए बोला, बेबी, डैड लव्स यू लॉट, मैं आपका और आपकी माम का पूरा ख्याल रखूंगा, अब हम हमेशा खुश रहेंगे। ठीक उसी वक्त दिल्ली एयरपोर्ट पर एक लड़की अपने लगेज के साथ बाहर आते हुए बोली, विराज, आई एम कमिंग, वेट फॉर मी। कहते हुए उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी और उसने एक कैब में बैठते हुए अपना एड्रेस बताया और मुस्कराते हुए बोली, मैं जानती हूँ तुम भी मुझसे मिलने के लिए बेताब रहते होंगे, और यह सरप्राइज तुम्हारी लाइफ का सबसे यादगार सरप्राइज होगा। मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, पर मैं ये भी जानती हूँ कि तुम आज भी सिर्फ मुझसे ही प्यार करते हो, इसलिए मैं तुम्हें आसानी से मना लूंगी। कपूर मैंशन में सभी लोग डिनर कर रहे थे और आज का डिनर बहुत स्पेशल था। अब तक आवेश और रावी को भी इस बारे में पता चल चुका था और वह दोनों बहुत खुश और एक्साइटेड थे, क्योंकि बहुत सालों के बाद कोई रावी से भी छोटा इस घर में आने वाला था, और सबसे बड़ी बात कि वह बुआ बनने वाली थी, जो उसके लिए सबसे खुशी की बात थी। तभी रावी ने कहा, आप लोगों ने कबीर भाई और भाभी को बताया? रावी की बात सुनकर सभी घरवालों ने एक दूसरे को देखा, फिर ना में सिर हिला दिया। तभी आवेश बोला, कोई नहीं, मैं अभी कॉल करता हूँ।
कहते हुए उसने अपना फोन निकाला। तभी दादी जी ने कहा, नहीं, उन्हें अभी बताने की जरूरत नहीं है। दादी जी की बात सुनकर सब लोग हैरानी से उन्हें देखने लगे तो उन्होंने समझाते हुए कहा, पहली बार वह दोनों इस तरह बाहर घूमने गए हैं और जैसे उन्हें पता चलेगा तो वह वापस आ जाएंगे। और वैसे ही 2-3 दिनों में तो वैसे भी आ ही रहे हैं, तब पता चल ही जाएगा। दादी जी की बात सभी को सही लगी और सबने अपनी सहमति जताई। तभी आवेश ने कहा, बोल तो आप सही रहे हो दादी, क्योंकि भाई तो कभी अपने इमोशन दिखाते नहीं है, पर हमारी आशी भाभी ये खबर सुनकर तुरंत ही यहाँ आने की जिद करेगी, जिससे हमारे कबीर भाई का हनीमून स्पॉइल हो जाएगा, फिर उनके गुस्से का सामना करना पड़ेगा। आवेश की बात सुनकर सभी हंसने लगे और एंजॉय करते हुए सब डिनर करने लगे। वहीं आवेश के बगल में बैठी विनीता जी के सीने में मानो सांप लौट रहे थे। कपूर मैंशन में खुशियों की दस्तक उनके जख्मों को और हरा कर रही थी, पर वह झूठी मुस्कान सजाए वहां बैठी थी। तभी उनके फोन पर किसी का मैसेज आया, जिसे देखकर उनके चेहरे पर एक शातिराना मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने मन ही मन बोला, बस आज रात खुशियां मना लो, क्योंकि आने वाली सुबह एक तूफान लेकर आएंगी जिसमें सारी खुशियां रेत की तरह उड़ जाएगी। फिर वह भी सबके साथ डिनर करते हुए खुश होने का दिखावा करने लगी। कैसा होगा कबीर आशी का सफर? कौन देने वाला विराज साक्षी की जिंदगी में दस्तक? क्या विराज देगा साक्षी का साथ या बस यही तक का दोनों का साथ? क्या बुआ की साजिश से बिखर जाएगा कपूर परिवार? कबीर आशी ने एक साथ डिनर एंजॉय किया। फिर कुछ देर वहां घूमने के बाद वह वापस होटल में लौट रहे थे कि तभी अचानक आशी किसी से टकरा गई। आशी ने खुद को संभालते हुए कहा, ओह, आई एम सो सॉरी कहकर उसने सामने की ओर देखा तो एक 25-26 साल की खूबसूरत लड़की, जिसने जीन्स के साथ एक डेनिम जैकेट वेयर किया था। गोरा रंग, बड़ी आंखें, शॉर्ट हेयर और होंठों पर दिलकश मुस्कान लिए थी। आशी को देखकर कुछ कहती उसके पहले ही उसकी नज़र उसके पास खड़े कबीर पर पड़ी और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वह चिल्लाते हुए बोली, कबीर, और उसके गले लग गई। वहीं कबीर कुछ रिएक्ट कर पाता उसके पहले ही वह उसे गले लगा चुकी थी। वहीं दूसरी ओर आशी अभी भी अपनी जगह खड़े होकर उन दोनों को ही देख रही थी। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, पर पता नहीं क्यों उसे ये देखकर बुरा लगा, क्योंकि कबीर ने भले ही कोई रिएक्शन नहीं दिया था, पर उसने उसे खुद से दूर भी नहीं किया था, जैसा कि वह अक्सर रिया के साथ करता था। तभी कबीर ने अपनी शांत मगर गहरी आवाज में कहा, सैम प्लीज, और उसे खुद से दूर कर दिया, क्योंकि उसने भी आशी के चेहरे के बदलते भावों को देख लिया था। तभी कबीर ने उससे दूर हटते हुए और आशी का हाथ पकड़ते हुए कहा, आशी, ये सैम यानी सिमरन ओबराय, इस होटल की मालिक। फिर आशी को देखकर कहा, और सैम मीट माई वाइफ मिसेज आशी कपूर। आशी ने सैम को देखते हुए कहा, हेलो सिमरन। पर ये क्या? सिमरन तो बस आंखें फाड़कर कभी कबीर तो कभी आशी को देख रही थी, जैसे कि कबीर ने जो कुछ भी कहा था उसे उस पर भरोसा ही नहीं हो रहा हो। तभी वह बड़बड़ाते हुए बोली, क्या मेरे कान बज रहे हैं जो मैंने सुना कि कबीर ने मुझे अपनी वाइफ से इंट्रोड्यूस कराया? हाउ इट्स पॉसिबल, क्वोट कहकर वह खुद से हंसने लगी। आशी हैरानी से उसे देखने लगी। वहीं दूसरी तरफ कबीर ने उसे घूरकर देखा तो वह सकपका गई। फिर उसने एक नज़र आशी को देखा, जिसका हाथ कबीर ने पकड़ रखा था, और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से कहीं भी नहीं लग रहा था कि उसने जो कहा है वह कोई मजाक है। ये देखकर वह एकदम शॉक्ड होकर चिल्लाई, व्हाट, तूने शादी कर ली? रियली? फिर उसने कबीर को देखा जो उसकी इस बात पर उसे खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था, तो उसने एक्सप्लेन करते हुए कहा, नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, बस मुझे लगा नहीं था कि वह छिपकली रिया कभी तुझे किसी और से शादी करने देगी। उसकी बात सुनकर कबीर की भौहें सिकुड़ गई, पर सैम ने उसे इग्नोर करते हुए आशी को देखा, फिर उसके चारों ओर घूमते हुए देखने लगी। फिर कबीर की ओर मुस्कराते हुए देखकर बोली, सो ब्यूटीफुल, पसंद अच्छी है तुम्हारी। फिर आशी के गले लगते हुए बोली, हेलो आशी, आई एम सो हैप्पी टू सी यू। फिर उससे अलग होकर वह दोबारा कबीर को हग करते हुए बोली, कांग्रेचुलेशन कबीर। इस बार कबीर ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, हम। फिर वह उन दोनों से बोली, चलो कहीं बैठकर बातें करते हैं, आखिर कितने टाइम बाद हम मिले हैं।
उसकी बात सुनकर कबीर ने तुरंत कहा, कोई जरूरत नहीं है, तुम कल बात कर लेना, हम अभी अपने रूम में जा रहे हैं। हम ऑलरेडी ट्रैवल करके आए हैं, सो वी नीड अ रेस्ट। उसकी बात सुनकर सैम ने अजीब तरह से उसे देखा, फिर आशी से कहा, ये तो खड़ूस है और ऐसे ही रहेगा, पर कोई नहीं, हम कल ब्रेकफास्ट साथ में करेंगे, फिर मैं कबीर आदि की ढेर सारी बातें करेंगे। ओके। फिर उसने उन दोनों को गुड नाइट कहा और वहां से चली गई और कबीर भी आशी को लेकर अपने कमरे में आ गया। वहीं दूसरी ओर कपूर मैंशन में भी सब लोग सोने जा चुके थे। आज सभी लोग आने वाले बच्चे की खुशी की वजह से बहुत खुश थे। रावी अपने कमरे में लेटे हुए राघव से बात कर रही थी और उसने राघव को साक्षी के बारे में बता दिया था और साथ ही कबीर को इन्फॉर्म करने से भी मना कर दिया था, क्योंकि ऑर्डर दादी ने दिया था, इसलिए राघव ने हाँ में हाँ मिलाते हुए हामी भर दी थी। फिर कुछ देर उन्होंने बात की और कॉल कट कर दिया। राघव ने थोड़ी देर कुछ सोचा, फिर कबीर को सब एक्सप्लेन करते हुए एक मैसेज सेंड कर दिया, क्योंकि कबीर का ये जानना जरूरी था ताकि फैमिली के किसी मेंबर की सिक्योरिटी में कोई तकलीफ न हो। वहीं कबीर चेंज करके बेड पर बैठा था और आशी वॉशरूम में थी, तभी उसने राघव का मैसेज पढ़ा। फिर उसने राघव को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए और विराज और साक्षी के बारे में सोचने लगा। आज आशी की एक छोटी सी कोशिश उन दोनों की जिंदगी में कितनी बड़ी खुशी ले आई थी। आशी के बारे में सोचते हुए उसके चेहरे पर एक मुस्कान खिल गई थी। आशी जितनी खूबसूरत सूरत से थी, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत उसकी सीरत थी। कितनी सच्ची और साफ दिल की मालिक है आशी, ये सोचते हुए कबीर को अपनी पसंद पर गर्व हो रहा था। क्या कबीर करेगा अपने प्यार का इजहार? क्या होगा बुआ का अगला कदम? क्या सैम की एंट्री लाएगी आशी कबीर में दूरियां? कौन आने वाली है अगली सुबह कपूर मैंशन में? अगली सुबह कपूर मैंशन में पूरी फैमिली एक साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रही थी। मोहिनी जी और कविता जी साक्षी को हेल्दी खाना सर्व करते हुए उसे ढेर सारी हिदायत भी देती जा रही थी। साक्षी बस मुस्कराते हुए उन दोनों को देख रही थी और बीच बीच में उनकी हाँ में हाँ मिला रही थी। ये सब देखकर दादी जी ने कहा, हमारी प्यारी बहुओं, आप शायद भूल रही हैं कि साक्षी खुद एक डॉक्टर है, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। दादी जी की बात सुनकर सभी उन्हें देखने लगे और फिर सभी एक साथ खिलखिलाकर हंस पड़े और पूरा मेंशन हंसी की आवाज से गूंज उठा। तभी एक लड़की की आवाज सुनाई दी, विराज। वही विराज जो साक्षी को दलिया खिला रहा था, उसके हाथ से चम्मच छूटकर गिर गई और उसने अपनी नजरें उठाकर सामने देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वहीं जब साक्षी ने सामने खड़ी लड़की को देखा तो उसके चेहरे पर भी घबराहट साफ दिखाई देने लगी। उसने हिम्मत करके विराज की ओर देखा जो अपनी लाल आंखों से उस ओर देख रहा था। इस वक्त उसके दिल में क्या चल रहा है बताना मुश्किल था, पर पता नहीं क्यों विराज को इस तरह देख साक्षी को एक डर लगने लगा था, एक बार फिर सब कुछ खोने की डर। पर उसने कुछ नहीं कहा। तभी वह लड़की दौड़ते हुए उसके पास आई और बिना किसी की परवाह किए विराज को हग कर लिया। ये देखकर सब हैरान रह गए और साक्षी ने भी अपनी मुट्ठी भींच ली। साक्षी अपनी जगह से खड़ी हुई और वह जाने को हुई, तभी उसे विराज की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी, ये क्या बदतमीजी है सनाया। साक्षी ने जब उस ओर देखा तो पाया कि विराज ने झटके से सनाया को खुद से दूर कर दिया था और बहुत ही गुस्से में उसे घूर रहा था। सनाया, पर बेबी। विराज, आई सेड शट अप, जस्ट शट अप। सनाया हैरानी से बस विराज को ही देख रही थी। विराज के इस तरह की रिएक्शन की उम्मीद तो उसने सपने में भी नहीं की थी। हाँ, उसने सोचा था कि वह उससे नाराज होगा, पर वह उसे बहुत अच्छी तरह जानती थी और उसे मनाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। पर आज विराज को देखकर वह बहुत दुखी और निराश हो गई थी। उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि तभी विराज ने आवेश से कहा, बिन बुलाए मेहमान को बाहर तक छोड़ दो आवेश। फिर वह साक्षी के पास आया और बोला, चलो तुम्हें रूम में ले चलता हूँ, फिर हमें निकलना भी है। साक्षी ने भी हाँ में सिर हिलाया, फिर एक नज़र सनाया पर डालते हुए विराज का हाथ थामकर वहां से चली गई। सनाया खुद को इस तरह इग्नोर होते हुए और मेहमान कहे जाने से बहुत ज्यादा परेशान हो गई। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी आवेश उसके पास आकर बोला, मिस सनाया, प्लीज चलिए। सनाया, आवेश,
तुम तो हमेशा मुझे भाभी बुलाया करते थे, फिर आज इस तरह क्यों बिहेव कर रहे हो, जैसे कि मुझे जानते ही नहीं। आवेश ने उसकी बात सुनकर अपनी आंखें बंद कर ली, फिर गुस्से में कहा, ओह, क्या आप नहीं जानती हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? आप ही गई थी भाई को और फैमिली को छोड़कर, तो आज किस हक से आप यहाँ आई है? सनाया, पर मेरी बात तो सुनो। मेरी कुछ मजबूरियां थी, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, वह तो मेरे साथ। पर वह आगे कुछ कहती उसके पहले ही दादाजी की गुस्से भरी तेज आवाज में कहा, बस बहुत हो गया। फिर सनाया को देखते हुए कहा, आप यहाँ से चली जाइए वरना हमें सिक्योरिटी गार्ड को बुलाना होगा। सनाया ने भावुक होकर गिड़गिड़ाते हुए कहा, पर दादाजी, एक बार मेरी बात सुन लीजिए, मैं आज भी सिर्फ विराज से ही प्यार करती हूँ। उसकी बात सुनकर मोहिनी जी ने कठोर मगर शांत आवाज में कहा, मेरे बेटे की शादी हो चुकी है और वह अपनी जिंदगी में बहुत खुश है, इसलिए पास्ट में क्या हुआ क्या नहीं इन बातों का कोई मतलब नहीं है। इसलिए प्लीज यहाँ से चली जाओ और दोबारा यहाँ कभी मत आना। सनाया को कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था, बस उसके कानों में मोहिनी जी के शब्द गूंज रहे थे, मेरे बेटे की शादी हो चुकी है और वह अपनी जिंदगी में खुश है। सनाया बड़बड़ाते हुए बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, विराज की शादी, नहीं नहीं। और वहां से भागते हुए कपूर मैंशन से बाहर निकल गई। वहीं कपूर मैंशन में भी सबके चेहरों पर परेशानी दिखाई दे रही थी, पर विराज के व्यवहार से कहीं न कहीं वह लोग संतुष्ट लग रहे थे, क्योंकि विराज ने सनाया की जगह साक्षी को चुना था। पर इस बात से कोई नाखुश था तो वह विनीता जी, क्योंकि उन्होंने विराज के इस रिएक्शन की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं की थी। सनाया से बात करना तो दूर, उसने उसे देखा तक नहीं था, जबकि उसने इतने सालों तक उसे प्यार किया था और इंतजार भी। वह मन ही मन बोली, कहीं इन सब की वजह वह बच्चा तो नहीं। हाँ, यही वजह हो सकती है, वरना जो विराज दीवानों की तरह सनाया को चाहता था वह आज उसे इस तरह इग्नोर कर रहा था। नहीं, मुझे सनाया से बात करनी होगी। वहीं दूसरी ओर साक्षी विराज के कमरे में। विराज ने साक्षी को बेड पर बैठाया और उसे एक ग्लास पानी दिया। पानी पीकर उसने ग्लास टेबल पर रखा और विराज की ओर देखने लगी, जो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। साक्षी ने कुछ कहने के लिए अपने होंठों को हिलाया ही था कि तभी विराज उसके पास आया और उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। पहले तो साक्षी को कुछ समझ नहीं आया, पर फिर वह भी उन एहसासों में खो गई। सुबह जब आशी सोकर उठी तो कबीर उसे कमरे में नहीं दिखाई दिया। पहले तो उसे लगा कि शायद वह वॉशरूम में होगा, पर तभी उसे किसी लड़की की आवाज़ सुनाई दी। वह अपने बेड से नीचे आई और आवाज़ का पीछा करते हुए उस ओर गई तो उसे एहसास हुआ आवाज़ रूम के बाहर से आ रही है। जब उसने ध्यान से सुना तो उसे कबीर की आवाज़ सुनाई दी। आशी मन ही मन बोली, ये कबीर इतनी सुबह सुबह किससे बात कर रहे हैं। तभी उसकी नज़र हल्के खुले दरवाजे से बाहर की ओर गई, जहां कबीर सैम के साथ खड़ा था और सैम उसका हाथ पकड़े हुए मुस्कुरा कर कुछ कह रही थी। उसके जवाब पर कबीर भी हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसे उनकी कोई बात तो नहीं समझ आई, पर पता नहीं क्यों कबीर को इस तरह मुस्कुराते हुए सैम से बात करता देख आशी की आंखें नम हो गई। तभी सैम की नज़र आशी पर गई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, हे आशी, गुड मॉर्निंग। तभी कबीर भी उस ओर मुड़ा और आशी को देखकर मुस्कुरा दिया, पर वह कुछ कहता उसके पहले ही आशी ने कहा, गुड मॉर्निंग, वो मैं फ्रेश होकर आती हूँ। और बिना किसी की बात सुने तेजी से वहां से रूम के अंदर चली गई। पर कबीर ने आशी की नम आंखों को देख लिया था। तभी उसने नोटिस किया कि सैम ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। उसने तुरंत ही उससे अपना हाथ छुड़ाया और बोला, जो कहा है वह कर देना, मैं बाद में मिलता हूँ। कहकर वह भी रूम में चला गया और उसने डोर सैम के मुंह पर ही बंद कर दिया। ये देखकर सैम का मुंह खुला का खुला रह गया और वह भी गुस्से में कबीर को बड़बड़ाते हुए वहां से निकल गई। कबीर जब अंदर आया तब तक आशी वॉशरूम में जा चुकी थी, इसलिए कबीर उससे कुछ कह नहीं पाया। कुछ देर बाद आशी वॉशरूम से बाहर आई तो उसने केवल बाथरोब पहना था, क्योंकि वह जल्दबाजी में अपने कपड़े ले जाना भूल गई थी। जैसे कबीर की नज़र उस पर पड़ी तो वह बस उसे देखता ही रह गया। इस वक्त वह किसी ताज़ा खिले हुए गुलाब जैसी खूबसूरत लग रही थी। बालों से टपकती पानी की बूंदें उसके चेहरे पर ओंस जैसे दिखाई दे रही थी।
नहाने की वजह से उसका चेहरा एकदम गुलाबी हो गया था, जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। ये देखकर कबीर को अपना गला सूखता हुआ महसूस हो रहा था। तभी आशी की नज़रें कबीर की नज़रों से मिली। उसकी आंखों में उसे अपने लिए एहसास चाहत साफ दिखाई दे रही थी। वह कुछ और समझ पाती उसके पहले ही कबीर ने अपनी नज़रें दूसरी ओर करते हुए कहा, चेंज कर लो वरना ठंड लग जाएगी। कबीर की बात सुनकर आशी को अपने दिल में कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ और आंखें भर आई, पर उसने तुरंत ही अपने सिर को झुका लिया और कपड़े लेकर वापस वॉशरूम में चली गई। वॉशरूम का डोर लॉक होते ही कबीर ने एक गहरी सांस ली और अपने दिल पर हाथ रख लिया और धीरे धीरे सहलाते हुए कहा, उफ, ये क्या था? अगर मैं एक सेकंड और उसे देखता तो शायद अपना कंट्रोल ही खो देता। ये लड़की मुझे पागल कर रही है। फिर अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाते हुए बोला, बट आई लाइक इट। वही आशी जैसे ही वॉशरूम में आई, मिरर के सामने खड़े होकर खुद को देखा और जब तक ये आंसू उसकी आंखों से बहकर उसके गालों को भिगोने लगे, पहले सैम को कबीर के इतने करीब देखना और फिर कबीर का यूं नजरें फेर लेना आशी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वह मन ही मन बोली, क्या जो एहसास उसके दिल में कबीर के लिए है वह सिर्फ उसके एहसास ही बनकर रह जाएंगे? क्या जो एहसास उसने कबीर की आंखों में अपने लिए महसूस किए हैं वह केवल उसकी परवाह और जिम्मेदारी मात्र है? क्या कबीर के लिए वह एकमात्र जिम्मेदारी बनकर रह जाएगी? क्या कबीर कभी वह नहीं फील करेगा जो वह करती है उसके लिए? क्या वह कभी उससे प्यार नहीं करेगा जैसे वह करती है उससे? वह अचानक चौंक गई थी इस ख्याल से। उसने सामने लगे मिरर में अपना अक्स देखा और फिर हैरानी से खुद को देखने लगी और कबीर से हुई पहली मुलाकात से आज तक का सफ़र उसकी आंखों के सामने किसी रील की तरह घूम गया। ये सोचते ही वह नम आंखों से मुस्करा दी और खुद से बोली, हाँ मुझे प्यार हो गया है। आई एम इन लव। आई लव यू कबीर, आई लव यू सो मच। कितना खूबसूरत एहसास था ये, जो उसने कभी पहले महसूस नहीं किया था। वह राहुल को पसंद करती थी पर कभी उसके लिए दिल यूं धड़कता नहीं था। जब कबीर उसके पास आता तो उसका दिल किसी बुलेट ट्रेन की तरह भागने लगता था। जब भी राहुल उसे छूता तो वह अनकंफर्टेबल हो जाती थी, पर कबीर की छुअन उसके दिल में एक सुकून सा उतर जाता था। कबीर से मिलने के बाद कभी भी उसे राहुल की याद नहीं आई। यहाँ तक उसकी और रागिनी की सगाई की खबर सुनकर उसे कुछ महसूस तक नहीं हुआ, पर सैम को कबीर के आसपास देखकर ही वह बेचैन हो गई थी। यहाँ तक कि वह खुद को संभाल नहीं पाई थी। पर तभी उसे कुछ याद आया और उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। पर क्या कबीर उससे प्यार करता है? शायद नहीं, वह केवल उसकी परवाह करता है क्योंकि वह उसकी वाइफ है, पर प्यार नहीं। फिर आज जो कुछ हुआ उसके बाद तो उसका विश्वास और डगमगा गया था और ऐसा होना लाजिमी था क्योंकि कभी कबीर ने उससे कहा भी तो नहीं था कि वह उसे पसंद करता है या उसे प्यार करता है। तभी कबीर ने डोर नॉक किया। आशी, कितना टाइम लगेगा? आशी कबीर की आवाज़ सुनकर अपनी सोच से बाहर आई और खुद को संभालते हुए बोली, बस 2 मिनट। फिर उसने अपना चेहरा ठीक किया और चेंज करके बाहर आ गई। जब कबीर ने उसे देखा तो उसे कुछ अजीब लगा और वो बोला, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों है? आशी झूठी मुस्कान सजाए बोली, कुछ नहीं। वह साबुन चला गया था तभी। आई एम फाइन। कबीर, आर यू श्योर? आशी ने मुस्कुराते हुए कहा, हम। फिर कबीर ने भी कुछ नहीं कहा और वह दोनों नाश्ता करने के लिए बाहर निकल गए। कबीर आशी जैसे ही होटल के रेस्तरां में पहुंचे वैसे ही आशी की आंखें एक बार फिर से नम हो गई, क्योंकि वहां सामने सैम खड़ी वेटर को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रही थी। वह कुछ कहती उसके पहले ही सैम उसके पास आकर बोली, हाय आशी, प्लीज कम हैव ए ब्रेकफास्ट। आशी ने कुछ नहीं कहा, बस एक नज़र कबीर को देखा फिर वहां बैठ गई। आशी के बैठते ही सैम ने कबीर से कहा, हे कबीर, कम सिट। कबीर भी आकर आशी के साथ आकर बैठ गया। आशी ने देखा कि सारी डिशेज कबीर के पसंद की थी और ये देखकर आशी को समझते देर नहीं लगी कि यह सब सैम ने ही तैयार करवाया होगा। तभी सैम ने कहा, सारी आशी, मुझे तुम्हारी पसंद नहीं पता थी इसलिए मैंने सारा ब्रेकफास्ट कबीर की पसंद का ऑर्डर कर दिया। उसकी बात पर आशी ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं खा लूंगी। सैम,
वो एक्चुअली मेरी और कबीर की पसंद काफ़ी हद तक मिलती है, इसलिए हमारी फेवरेट डिशेज भी सेम है। सैम की बात सुनकर आशी की तो मानो भूख ही मर गई थी। हालांकि आशी इस तरह की लड़की नहीं थी जो कबीर के दोस्तों से जले या उनको नापसंद करें। फिर देखा जाए तो सैम ने ऐसा कुछ नहीं किया था जो गलत हो, यहाँ तक कि आशी को कभी उससे नेगेटिव वाइब्स भी नहीं आई थी। पर पता नहीं क्यों कबीर का सैम के साथ सहज होकर रहना आशी को खल रहा था, क्योंकि आशी जब से कबीर की जिंदगी में आई थी कभी भी उसने कबीर को इतना खुलकर बात करते हुए नहीं देखा था। यहाँ तक रिया ने जब भी कबीर से बात करने या उसके करीब जाने की कोशिश की उसे हमेशा मुंह की खानी पड़ी थी। फिर आखिर सैम इतनी खास क्यों थी? या फिर आशी ज्यादा सोच रही थी? क्योंकि कहते हैं ना, जो हमारे दिल के सबसे करीब होता है उसे खोने से हम सबसे ज्यादा डरते हैं। शायद आशी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। यहाँ कबीर केवल उसके दिल के करीब नहीं था बल्कि उसका प्यार था, उसकी जिंदगी था। आज उसके पास जो कुछ भी है, चाहे घर हो या फैमिली, सब कबीर की वजह से ही था। अगर वो उससे दूर हो गया तो? ये ख्याल आते ही आशी एकदम कांप गई और उसके हाथ से चम्मच छूटकर नीचे फर्श पर गिर गई। आशी को यूं घबराया देख कबीर ने उसके कंधे को पकड़कर पूछा, आशी क्या हुआ? आर यू ऑल राइट? आशी ने अपनी नम आंखों से उसे देखा, फिर ना में अपना सिर हिला दिया। फिर कबीर ने उसे पानी पिलाया। कुछ देर में आशी रिलैक्स हुई तो सैम ने माहौल हल्का करते हुए कहा, हे आशी, क्या तुम्हें हमारे होटल का लग्जरियस खाना पसंद नहीं आया? प्लीज कंप्लेन मत करना, वरना तेरे पति की एक कंप्लेन पर हमारा होटल बंद हो जाएगा और हम रोड पर आ जाएंगे। ये कहते हुए सैम ने बड़े ही एक्टिंग से अपने सिर पर हाथ रख दिया और रोनी सूरत बना ली। उसकी नौटंकी देखकर आशी भी मुस्कराने लगी। उसे मुस्कराते हुए देख कबीर ने भी राहत की सांस ली, जिसे सैम ने भी नोटिस कर लिया था। फिर उन लोगों ने बात करते हुए अपना ब्रेकफास्ट खत्म किया। सैम को कुछ काम था तो वह वहां से चली गई और कबीर आशी भी अपने कमरे में आ गए। वहीं दूसरी ओर कपूर मैंशन में भी सुबह हो चुकी थी, पर अभी सब लोग सोकर नहीं उठे थे। दादाजी बाहर गार्डन में वॉक कर रहे थे और मोहिनी जी नहाकर मंदिर की सफाई कर रही थी, क्योंकि घर का मंदिर कोई सर्वेंट नहीं साफ करता था। पहले ये काम दादी जी किया करती थी, पर अब उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती तो ये जिम्मेदारी मोहिनी जी ने ले ली थी। वहीं कविता जी भी उनकी मदद करते हुए शेफ को नाश्ता का मेन्यू भी बता रही थी। तभी विनीता जी भी वहां आ गई और एक सर्वेंट को ऑर्डर देते हुए बोली, 1 कप कॉफी बना दो, कहकर आज का न्यूज पापा पढ़ने लगी। उनकी इस हरकत पर मोहिनी जी और कविता जी ने एक दूसरे को देखा, फिर इनका कुछ नहीं हो सकता है वाला रिएक्शन देते हुए अपना काम करने लगी। थोड़ी देर बाद सभी लोग नाश्ता करने के लिए बैठे हुए थे। तभी साक्षी ने कहा, आज मेरा एक इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है तो आने में देर हो जाएगी। आप लोग परेशान मत होना, क्योंकि मैं कल पिक नहीं कर पाऊंगी। उसकी बात पर मोहिनी जी ने कहा, ठीक है बेटा, पर अपना ध्यान रखना, ज्यादा देर तक खड़ी मत रहना। और फिर एक सर्वेंट से कहा, शेफ को बोल दो कि कुछ हेल्दी स्नैक्स बनाकर पैक कर दे साक्षी के लिए। सर्वेंट, जी मैडम, और वहां से किचन की ओर चला गया। तभी साक्षी, पर माँ इसकी क्या जरूरत है, मैं कैंटीन से कुछ मंगवा लूंगी। इस बार कविता जी ने कहा, नहीं बेटा, दीदी सही कह रही है, तुम्हें इस वक्त घर का हेल्दी खाना ही खाना चाहिए, और स्नैक्स को तुम अपना काम करते हुए भी खा सकती हो। साक्षी, पर छोटी माँ, वहाँ सारे स्टाफ के सामने अकेले टिफिन खाने में ठीक नहीं लगेगा, मैं हमेशा उनके साथ ही लंच करती हूँ। इस बार दादी जी ने कहा, मोहिनी एक काम करो, सारे स्टाफ के लिए स्नैक्स तैयार करवा दो। दादी जी की बात सुनकर साक्षी का मुंह खुला का खुला रह गया। वह आश्चर्य से उन्हें देखने लगी। दादी जी की बात पर सभी लोग ठहाके लगाकर हंसने लगे तो साक्षी ने फिर कुछ नहीं कहा, क्योंकि कहने का कोई मतलब नहीं था। तभी विराज ने कहा, माँ आप मेरा साक्षी का लंच भी तैयार करवा देना, मैं दोपहर आकर लंच बॉक्स ले जाऊंगा और साक्षी के साथ ही लंच कर लूंगा, इससे उसे गर्म गर्म लंच भी मिल जाएगा। विराज की बात सुनकर साक्षी की हैरानी और बढ़ गई, पर उसने अब कुछ नहीं कहा, क्योंकि कुछ कहने का कोई मतलब नहीं था। ब्रेकफास्ट करने के बाद आशी कबीर अपने कमरे में वापस आ गए। कबीर, आशी आज मुझे एक जरूरी काम है, इसलिए हम बाहर घूमने नहीं जा पाएंगे,
इसलिए अगर तुम जाना चाहो तो मैं गाड़ी अरेंज करवा दूंगा। आशी, आप कब तक आएंगे? कबीर, शाम तक। आशी, ओह, कोई बात नहीं, आप जाइए। कबीर ने आशी के सिर पर हाथ रखा और एक कार्ड उसे देते हुए कहा, फिर भी अगर जाने का मन हो तो रिसेप्शन पर इसे दे देना, तो वह तुम्हारे लिए सारे अरेंजमेंट कर देंगे। ओके। आशी ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। फिर कबीर वहां से निकल गया। कुछ देर आशी कमरे में आराम करती रही। फिर उसने सोचा क्यों ना सबके लिए शॉपिंग कर ली जाए। वह सीधे माल जाएगी और कुछ शॉपिंग करके वापस आ जाएगी, इतना तो वह अकेले मैनेज कर ही सकती है। आशी ने अपने कपड़े चेंज किए और रूम लॉक करके रिसेप्शन पर आई। आशी ने रिसेप्शनिस्ट से पास के किसी शॉपिंग मॉल में जाने के लिए गाड़ी बुक की और वहां से निकल। कुछ देर बाद आशी मॉल में घूमते हुए सभी घरवालों के लिए कुछ न कुछ खरीद रही थी। तभी उसकी नज़र एक स्टोर पर पड़ी जहां बहुत खूबसूरत फ्लावर्स रखे हुए थे। तभी उसे याद आया कि कल रोज डे है। फिर उसने ध्यान से चारों ओर देखा तो उसे एहसास हुआ कि चारों ओर वैलेंटाइन डे के लिए डेकोरेशन हुई है। ये सोचते हुए उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। आशी मन ही मन बोली, क्या मुझे भी कबीर के लिए रोजेस खरीदने चाहिए? कुछ देर सोचने के बाद वह स्टोर के अंदर जाने लगी। तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। उसने देखा आवाज स्टोर के अंदर से आ रही है तो वह कुछ कदम आगे बढ़ी, पर सामने का नजारा देखकर आशी अपनी जगह पर जम गई। एक पल को तो उसे लगा कि वह सांस भी नहीं ले पा रही है। उसका पूरा बदन कांप रहा था। ठंड के मौसम में भी आशी के माथे पर पसीना झिलमिला रहा। सामने सैम अपने घुटनों पर बैठी थी और उसके हाथों में एक खूबसूरत रोजेस का बुके था और वह अपने होंठों पर दिलकश मुस्कान लिए कबीर से कह रही थी, आई लव यू। कबीर ने उससे कुछ नहीं कहा था, पर उसने उसके हाथ से वह बुके ले लिया था और उसके एक्सप्रेशन ये बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वह इस बात से सरप्राइज्ड है। जैसे ही कबीर ने उसके हाथ से बुके लिया वैसे ही आशी की आंखों से आंसू की बूंदें छलक पड़ी और बिना देर किए वह तेजी से वहां से निकल गई। उसके जाते ही कबीर ने उस ओर देखा जिधर आशी खड़ी थी, पर उसे कोई वहां नहीं दिखा। तभी सैम भी वापस खड़ी हो गई और बोली, क्या हुआ कबीर? कबीर, मुझे ऐसा लगा कि वहां आशी थी। सैम, पर आशी तो होटल में है और अगर वो यहाँ होती तो हमसे मिलती ना, ऐसे बिना बताए क्यों चली जाती? तभी कबीर ने अपने हाथों में पकड़े बुके को देखा और फिर सैम को। सैम ने भी एक नज़र बुके को देखा, फिर कबीर को, और दोनों एक साथ बोले, ओह नो, और कबीर तुरंत वहां से जाने लगा। तभी सैम ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, क्या कर रहे हो कबीर? कबीर ने असमंजस से उसे देखा, जैसे पूछ रहा हो कि क्या कहना चाहती हो। उसका मतलब समझते हुए सैम बोली, कबीर, तुम ही जानना चाहते हो ना कि आशी की फीलिंग्स के बारे में? आई थिंक इट इज़ गुड फॉर यू। कबीर, आर यू मैड? आशी को हम दोनों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई है और मुझे उसे क्लियर करना होगा, वरना वो। कबीर की बात काटते हुए सैम ने कहा, वरना क्या? जिसे तुम मिसअंडरस्टैंडिंग्स कह रहे हो ना, वह दरअसल जेलसी है, जो मैंने जब से आशी से मिली हूँ हमेशा महसूस की है। चाहे वह मॉर्निंग में तुम्हारे रूम के बाहर हो या ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट, शी इज़ जेलेस। कबीर, व्हाट डू यू मीन? मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ है, और आशी इस टाइप की लड़की नहीं है जो मेरी किसी फ्रेंड से जेलेस हो। सैम अपने सिर पर हाथ रखकर बोली, ओफो कबीर, यू आर इम्पॉसिबल। सैम आगे बोली, लिसन कबीर, जब कोई लड़की किसी से बेइंतहा प्यार करती है तो अपने प्यार के आसपास किसी और लड़की को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। और फिर तुम भूल रहे हो कि वह लड़की तुम्हारी वाइफ भी है, इसलिए अगर उसने सब कुछ देख लिया है तो वह जेलेस होने के साथ बहुत ज़्यादा हट भी होगी। और मुझे लगता है कि अब तुम्हें तुम्हारा जवाब भी मिल गया होगा कि शी लाइक यू आर नॉट। वह आगे बोली, कबीर, मुझे लगता है कि वह तुम्हें पसंद ही नहीं करती बल्कि तुम्हें बहुत चाहती है, आई मीन बेइंतहा मोहब्बत करती है। इसलिए वह चुपचाप यहाँ से चली गई क्योंकि वह तुम्हें किसी और के करीब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि अब तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए। कबीर ने सैम की ओर हैरानी और आश्चर्य से देखा, फिर तुरंत वहां से निकल गया। कबीर को जाते हुए देख सैम भी मुस्करा दी और एक गहरी सांस लेकर खुद से बोली, चलो, किसी का प्यार तो मुकम्मल हुआ। आई विश यू हैप्पीनेस कबीर। आशी।
कहते हुए उसकी आंखों में हल्की सी नमी तैर गई, फिर वह भी वहां से निकल गई। वहीं दूसरी ओर आशी जितनी जल्दी हो सके वहां से अपने होटल में आई। उसे ये समझ ही नहीं आया कि वह अपने कमरे तक आई और आकर बेसुध सी सोफे पर बैठ गई। इस वक्त आशी को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उसके शरीर में जान ही ना हो। वह कुछ देर ऐसे ही बैठी रही, तभी उसकी नज़र सामने टेबल पर रखी वाइन की बाटल पर पड़ी जिसे सुबह ही किसी ने कबीर को भिजवाई थी। आशी कुछ देर उसे खाली आंखों से देखती रही, तभी उसके सामने कुछ देर वाला सीन आ गया और उसने वाइन की बाटल उठाकर अपने मुंह से लगा ली। कबीर जब होटल रूम में पहुंचा तो वहां का नज़ारा देखकर हैरान रह गया। पूरे हाल का सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। वह कुछ समझ पाता उसके पहले ही एक कुशन उसके चेहरे पर पड़ा। कबीर ने जैसे ही कुशन हटाकर देखा, आशी अपने दोनों हाथ कमर पर रखे खड़ी उसे घूर रही थी। कबीर को उसे इस तरह देखकर थोड़ा अजीब लगा तो उसने अपने कदम उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, आशी। पर वह कुछ बोल पाता उसके पहले आशी की तेज आवाज सुनाई दी, स्टॉप, मेरे पास मत आना। आशी की इतनी तेज आवाज सुनकर कबीर हैरान रह गया, क्योंकि आज से पहले आशी ने कभी इस तरह से उससे बात नहीं की थी और इस तरह चिल्लाना तो उसने कभी सपने में एक्सपेक्ट नहीं किया था। तभी उसने ध्यान से आशी को देखा जो अभी भी अपनी लाल आंखों से उसे घूर रही थी और ऐसे करते हुए वह बहुत प्यारी लग रही थी। आशी ने ब्लैक मिनी स्कर्ट वाइट क्रॉप टॉप पहना हुआ था, उसके लंबे बाल खुले और बिखरे हुए थे। इस वक्त बिना किसी मेकअप के वह बहुत सुंदर लग रही थी। कबीर कुछ देर उसे देखता रहा, फिर उसने अपना सिर झटका और आशी के पास आते हुए कहा, आशी लिसन टू मी। पर तभी आशी ने अपना एक हाथ उसकी ओर बढ़ाते हुए बोली, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आप जाइए अपनी सैम के पास, बिकॉज शी लव्स यू एंड प्रपोज यू। आशी के ऐसा करते ही कबीर की आंखें हैरानी में बड़ी हो गई, क्योंकि इस वक्त आशी ने अपने हाथ में एक वाइन की बोतल पकड़ी हुई थी जो लगभग खत्म हो चुकी थी। कबीर, आशी तुमने ड्रिंक की है। कबीर की बात सुनकर आशी की आंखों में आंसू आ गए और वह बोली, मैंने आपसे कुछ कहा, पर आपको अपनी वाइन की बोतल की चिंता है। आशी के ऐसा कहने पर कबीर ने उसकी बात पर ध्यान दिया कि उसने क्या कहा। फिर उसने बड़े गौर से आशी को देखा जो बहुत दुखी लग रही थी और शायद बहुत रोई थी। कबीर ने आशी को देखते हुए कहा, आर यू जेलेस? आशी ने उसकी बात सुनकर कबीर को देखा पर कुछ नहीं कहा और बची हुई वाइन को पीने लगी। कबीर ने जब यह देखा तो वह तेजी से उसके पास आया और एक झटके से उसके हाथ से बाटल छीन ली। आशी गुस्से में, मेरी बोतल वापस करो। कबीर ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुम्हारी बाटल? आशी, ओह तो अब आप मुझे अपनी वाइन भी नहीं पीने देंगे? ओह तो अब आप मुझे छोड़ देंगे क्योंकि आपका पहला प्यार आपको मिल गया है? फिर तो मुझे आपके घर, फैमिली और आपकी जिंदगी से भी जाना होगा। फिर भरी आंखों से मुस्कराते हुए बोली, पर फिलहाल मुझे इस कमरे से जाना चाहिए क्योंकि मेरा आपकी किसी चीज़ पर कोई हक नहीं है। आखिर हम कॉन्ट्रैक्ट कपल है और हमारी शादी भी तो बस एक कॉन्ट्रैक्ट ही है। कहते हुए आशी की आंखों से आंसू निकलने लगे और वह बाहर जाने लगी। तभी कबीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया और बोला, आशी ऐसा नहीं है, अभी तुम होश में नहीं हो। आशी, होश में तो मैं आज आई हूँ कबीर, मैं अभी तक तो सपने में ही जी रही थी, एक ऐसा सपना जिसका पूरा होने की उम्मीद तो खुद मैंने भी कभी नहीं की थी। फिर अपने दिल पर हाथ रखते हुए बोली, पर इस दिल का क्या करूं जो आपके दूर होने के ख्याल से ही डूबा जा रहा है। इस दिल को कैसे समझाऊं जो आपके सिवा किसी को देखना नहीं चाहता। आपके आसपास होने से ही यह जोरों से धड़कने लगता है, आप करीब नहीं होते तो लगता है कि सब कुछ वीरान हो गया है। आज आपको किसी और के करीब देख ऐसा लगा कि मैं सांस ही नहीं ले पा रही हूँ और मेरे दिल ने मानो धड़कना बंद कर दिया हो। फिर कबीर की आंखों में देखते हुए बोली, क्या आपको मेरी धड़कनें सुनाई नहीं देती? क्या आपको मेरी आंखों में अपने लिए एहसास महसूस नहीं होते? क्या मेरी तड़प, मेरी चाहत आपको दिखाई नहीं देती? क्या आपको ये नहीं दिखाई पड़ता कि मैं आपको कितना चाहती हूँ? मेरे दिल में आपके लिए कितनी मोहब्बत है। फिर उसने कबीर की आंखों में देखते हुए अपने दोनों हाथ कबीर के गालों पर रखते हुए बोली, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू कबीर, आई रियली लव यू।
बोलते हुए वह फूट फूट कर रोने लगी और अपना सिर कबीर के सीने में रख दिया। वहीं कबीर को तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। आशी ने अभी अभी उससे अपने प्यार का इजहार किया। ये सोचते ही कबीर की चेहरे पर एक मुस्कान खिल गई। फिर उसने आशी को देखा जो उसके सीने से सिर लगाए सो चुकी थी। कबीर ने बड़े ही प्यार से उसे अपनी बाहों में उठाया और आराम से बेड पर लिटा दिया। कबीर ने आशी को लिटाया और फिर बड़े प्यार से उसके बिखरे बालों को एक तरफ किया और ध्यान से उसके चेहरे को देखने लगा। उसे देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ देर पहले उसने इतना बड़ा कांड किया था और अब कितने आराम से सो रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। फिर कबीर ने झुककर उसके माथे पर किस किया और हल्के से उसके होंठों को भी छू लिया। फिर उसके चेहरे पर हाथ रखकर बोला, कल तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत होगी, वेट फॉर माय सरप्राइज। फिर वह बालकनी में गया और किसी को कॉल करके उसे कुछ करने का इंस्ट्रक्शन दिया। फिर वापस रूम में आया और आशी के पास लेट गया। कुछ देर जो कुछ हुआ उस बारे में सोचता रहा और फिर वह भी अपने आंखों में खुशी लिए सो गया। क्या होगा आशी का फैसला? क्या होगा कबीर का अगला कदम? क्या पूरा होगा आशी का प्यार? जब आशी सोकर उठी तो ऑलरेडी दोपहर हो चुकी थी। आशी के सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। वह अपने सिर को दबाने लगी, तभी उसे एक शांत मगर गहरी आवाज सुनाई दी। कबीर एक गिलास आशी के ओर बढ़ाते हुए बोला, इसे पी लो, हैंगओवर उतर जाएगा। कबीर की इस बात पर आशी ने अपना सिर उठाकर देखा तो कबीर के चेहरे पर नाराजगी दिखाई दे रही थी। हमेशा बिना भाव के चेहरे पर आज नाराजगी के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। आशी ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप पानी पी लिया। फिर कबीर ने कहा, मुझे कुछ काम से बाहर जाना है, तुम शाम को रेडी रहना, हमें कहीं जाना है, मैं ड्राइवर भेज दूंगा। ठीक है। फिर उसने उसके सिर को सहलाया और कहा, फ्रेश होकर थोड़ी देर आराम कर लेना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। फिर वह वहां से निकल गया। कबीर का उसकी इस तरह परवाह करना हमेशा आशी को बहुत अच्छा लगता था। उसने अपनी आंखें बंद की और उसके सामने एक बार फिर कल जो हुआ वो किसी रील की तरह उसकी आंखों के सामने गुजर गया। उसकी आंखें भर आई थी। हालांकि ड्रिंक करने के बाद क्या हुआ कुछ भी याद नहीं था। उसे तो यही लग रहा था कि कबीर को नहीं पता कि कल उसने उसे और सैम को एक साथ फ्लावर्स शॉप में देखा था। फिर उसने एक गहरी सांस ली और उठकर वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद जब वह आईना के सामने खड़े होकर अपना बाल बना रही थी तभी कुछ धुंधली तस्वीरें दिखाई देने लगी है, जिसमें वह कबीर के गले लगे हुए अपने प्यार का इजहार कर रही थी। फिर कबीर का उसे गोद में उठाना, बिस्तर पर ले जाना, वह कुछ और समझ पाती तभी डोर नॉक हुआ और आशी की तंद्रा टूटी। उसके सिर में अभी भी बहुत दर्द हो रहा था तो उसने इस ख्याल को झटका और दरवाजा खोला। सामने एक वेट्रेस उसके नाश्ते की ट्रे लिए खड़ी थी। आशी ने उससे टेबल पर रखने को कहा तो वह नाश्ता रखकर वहां से चली गई। आशी ने अपना नाश्ता किया तभी कबीर का एक मैसेज आया, दवा बेड के साइड पर रखी है, खाकर सो जाओ। कबीर का मैसेज देखते ही आशी के उदासी भरे चेहरे पर ना चाहते हुए भी मुस्कान आ गई और वह दवा लेकर बिना ज्यादा कुछ सोचे सो गई। वहीं दूसरी ओर इंडिया में रावी भी वैलेंटाइन वीक राघव के साथ सेलिब्रेट करना चाहती थी, पर कबीर के यहाँ ना होने की वजह से राघव इतना बिजी था कि उसे रावी को एक रोज देने का ख्याल भी नहीं आया। तभी किसी ने उसके केबिन का डोर नॉक किया। राघव ने बिना सिर उठाए कहा, कम इन। तभी उसकी असिस्टेंट मौली अंदर आई। उसके हाथ में एक बुके था और वह बोली, सर, यह आपके लिए आया है। राघव ने हैरानी से उसे देखा, फिर उस बुके को, क्योंकि यह एकदम अनएक्सपेक्टेड था। उसने उसे टेबल पर रखने के लिए कहा और फिर उन रेड फ्लावर्स को देखने लगा। तभी उसकी नज़र एक कार्ड पर पड़ी तो उसने उस कार्ड को लिया और पढ़ने लगा, हैप्पी रोज डे मिस्टर स्टोन, तुम्हारी आर। ये पढ़ते ही राघव के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वह बड़े ही प्यार से उन फूलों को देखने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि केबिन में कोई और भी है तो उसने तुरंत अपने एक्सप्रेशन चेंज किए और कहा, अब आप जा सकती हैं मिस मौली। मौली जो कब से राघव के इस बिहेवियर को देखकर चौंक गई थी, वह अपने ख्यालों से बाहर आई और तुरंत ही ये सर कहते हुए जाने लगी, पर जाते हुए उसके चेहरे पर अजीब से भाव उभर आए थे जो किसी और तरफ ही इशारा कर रहे थे।
वहीं राघव ने भी रावी के लिए कुछ करने का सोचते हुए उसे थैंक यू का एक मैसेज डाल दिया था। वहीं दूसरी ओर आशी अभी भी सो रही थी। तभी किसी ने उसे पुकारा, आशी उठो। आशी ने जब आंखें खोली तो अपने सामने सैम को देखकर एकदम चौंक गई। फिर उसने पूरे कमरे को देखा पर कबीर वहां नहीं था। ये देखकर उसके चेहरे पर हल्की उदासी आ गई पर सैम ने इसे नोटिस कर लिया था। सैम, कबीर यहाँ नहीं है। उसने मुझे फोन करके बताया है तुम्हें तैयार करके उसके पास तक पहुंचाने के लिए। आशी, पर आप क्यों परेशान हो रही है? मैं खुद रेडी हो जाती। सैम, हाँ, पर आज बहुत स्पेशल डे है इसलिए अब जल्दी से फ्रेश होकर आओ फिर रेडी होते हैं। आशी, ओके। फिर वह वॉशरूम में चली गई। आशी जब बाहर आई तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसका पूरा कमरा ब्रांडेड कपड़ों, एक्सेसरीज, हील्स और मेकअप से भरा हुआ था और कुछ मेकअप आर्टिस्ट भी वहां मौजूद थी। आशी हैरानी से, ये सब क्या है सैम? हम कहाँ जा रहे हैं? इतना सब इसकी क्या जरूरत थी? आशी की बात को इग्नोर करते हुए सैम ने उसे ड्रेसिंग टेबल के सामने बिठाया और उन मेकअप आर्टिस्ट को इशारा किया और वह अपना काम करने लगे। एक दो बार आशी ने कुछ कहना चाहा पर सबने उसकी बातों को इग्नोर किया तो आखिर में आशी ने हार मान ली और वह चुपचाप बैठ गई। कुछ देर बाद आशी एकदम तैयार थी। चेरी रेड कलर के गाउन में वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। तभी सैम उसके पास आई और उसके कान के पीछे काजल लगाते हुए बोली, ब्यूटीफुल। आशी को उसका ऐसा करना बहुत अच्छा लगा। उसे उससे एक लगाव महसूस हुआ जैसे कि वह कोई अपनी हो। एक पल को तो वह सब कुछ भूल गई थी। वह कुछ और समझ पाती उसके पहले ही सैम उसका हाथ पकड़कर बोली, चलो, वरना देर हो जाएगी। फिर उसने डोर लॉक किया और उसे लेकर बाहर निकल गई। जब वह दोनों होटल से बाहर निकल रही थी तो सभी की नज़रें सिर्फ और सिर्फ आशी पर ही थी। वह लग ही इतनी खूबसूरत रही थी। वह सबके इस तरह देखने से आशी काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। तभी सैम ने उसे अपनी कार में बिठाया और तेजी से ड्राइविंग करते हुए वहां से निकल गई। थोड़ी देर बाद वह दोनों अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए थे। आशी जब गाड़ी से नीचे उतरी तो उसने देखा कि वह दोनों एक बड़े ही आलिशान होटल के सामने थे। सैम ने उसे एंट्रेंस पर खड़ा किया और कहा, अब आगे का रास्ता तुम्हें अकेले तय करना है। जाओ, कबीर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हैव ए ग्रेट टाइम। फिर उसने अंदर जाने का इशारा किया और खुद अपनी गाड़ी में बैठकर कबीर को मैसेज किया, माय मिशन कंप्लीट, गुड लक। फिर वहां से निकल गई। वहीं आशी भी हैरान परेशान आगे बढ़ने लगी। क्या सरप्राइज है आशी के लिए? क्या कबीर करेगा अपने प्यार का इजहार? क्या मौली लाएगी राघव रावी के रिश्ते में दरार?